गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? दिखाई भी दे रहा हूं? ऐसे मत करो यार, अभी तो आया ही नहीं हूं, दिखाई कैसे दूंगा? हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हमारे साथ कुछ लोग ऐप के थ्रू भी जुड़ चुके हैं, तो एक बार उनसे मैं बात कर लूं, फिर वी विल स्टार्ट अवर क्लास। भोपाल और इंदौर के लोग मौजूद हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या ऐप वाले लोग बताएंगे क्या क्या बेटा मैं आपको सुनाई दिखाई दे रहा हूं क्या? और अगर ऐसा है तो प्लीज सेंड थम्स अप, पहले थम्स अप भेज दो खूब सारे, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आवाज एकदम सही से आ रही है और वीडियो आपको अच्छे से दिखाई दे रही है। जल्दी से हाँ, सभी लोग थम्स अप भेजेंगे बेटा, जो जो सुन रहे हैं उस तरफ मुझे बैठकर सभी लोग थम्स अप भेजेंगे। शिव सागर हैं, सनी कुमार हैं, चिराग हैं, कृष्णा हैं, आर्यन है, शिवम गुप्ता है, बहुत बढ़िया, शाबाश। शिवांगी, ओजस्विनी, सचिन गुप्ता, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, और जैसा कि मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री के 3 पार्ट मेजरली आप पढ़ने वाले हो, या 4 आप बोल सकते हो। फर्स्ट था ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज, फिर उसके बाद में फिर हमने सेकंड देखा ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस का सॉल्यूशन, और थर्ड पार्ट जो है वो बोल सकते हो आप हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका एक सवाल किया था, एक आपको होमवर्क दिया था। एंड फोर्थ पार्ट इज सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ऑल्दो सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल जो है वो सिलेबस से हट चुका है, आईआईटी एडवांस के नए सिलेबस और गाइडलाइन के हिसाब से, बट फिर भी हमें उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे, घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलिए एक बार जरा पाठशाला वाले लोग हाथ उठा देंगे कि मैं आपको सुनाई दिखाई दे रहा हूं, सभी लोग, शाबाश। चलिए 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 जी, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। सर आज हम बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, और दूसरा चैप्टर इज सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल, या कई कई लोग इसको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल भी बोलते हैं, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। एक बोल रही हैं सर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चन बहुत फंस रहे हैं। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाले जो सवाल होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट हैं, आई अंडरस्टैंड, बट आपको करने का तरीका बताया है। ठीक है, आपको वैसे ही करना है, आप उस पर फॉर्मूला लगाइए, फिर फैक्टराइज कीजिए, फिर सॉल्यूशन लिखिए, फिर सॉल्यूशंस की गिनती कीजिए, और कभी कभी सॉल्यूशंस का सम कीजिए। ठीक है, हाँ, तो जो नॉलेज आपको होनी चाहिए थी, जो आपको नॉलेज होनी चाहिए थी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, वो पूरी पूरी बातें, सारे सारे फॉर्मूले और बहुत सारे सवाल, 5-7 सवाल मैंने आपको यहां करके दिखाए, जिसमें मैंने गिन के भी दिखाया कि हाँ ऐसे गिनते हैं बेटा, इस रेंज में हो तो ऐसे करते हैं, समझ में आया? और क्रैश कोर्स में जो होता है ना, ऑल्दो अगर आप इसका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात करो जो हम इसको क्लास 11th में पढ़ाते हैं, तब फॉर्मूले तो वही 4 हैं, बस सवालों की संख्या और बढ़ जाती है, क्वेश्चंस और हो जाते हैं। बट यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट है, तो मैं क्वेश्चन ऐसा नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ही 50 सवाल करवा दूं और बाकी सारा पार्ट छोड़ दूं, तो वो भी गड़बड़ है, फिर तुम बोलोगे सर बाकी नहीं पढ़ाया। समझ में आ रहा है? तो जितने फिजिबल थे और जितने से आप तक कॉन्सेप्ट पहुंचाया जा सकता था वो सारे बता दिए। अब आपको खुद आपको बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस जितनी करो उतनी अच्छी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है ना? खूब प्रैक्टिस कीजिए, जो आपने आज सीखा घर जाके क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, बैठना नहीं है इत्मीनान से, ऐसे थक के नहीं बैठना है। चलिए जी, कितने लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जो मैंने आपके घर पे सॉल्व करने के लिए दिया था? दिस वाज द होमवर्क ऑफ लास्ट क्लास भैया। इंदौर पाठशाला, किसी ने हाथ नहीं उठाया, क्या बात है? ठीक है, अच्छा, एक धीरज जी है, वो पूछ रहे हैं सर डीपीपी का क्वेश्चन 16 नहीं सॉल्व हुआ। तो बेटा डीपीपी का क्वेश्चन है ना, उसके आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। अब अगर डीपीपी वाले क्वेश्चंस मैं यहां डिस्कस करने लगा, आपका डाउट पूछना एकदम जेन्युइन है, बिल्कुल सही पूछ रहे हैं आप, बट अगर मैं डीपीपी के क्वेश्चंस भी यहां उठा उठा के डिस्कस करने लगा तो उस वीडियो सॉल्यूशन का कोई फायदा नहीं है। और अगर आपको डीपीपी में कोई सवाल नहीं समझ में आता है तो आप सिर्फ उसके नीचे मेंशन कर दो कमेंट्स में कि सर एक बार इसका एक्सप्लेनेशन अगली डीपीपी के सॉल्यूशन में दे दीजिएगा, तो वो जो सर आपको सॉल्व करवा रहे हैं वो वापस से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना? ठीक है, हाँ। बाकी अब यहां पर मैं आपकी जनरल बातें सुनने की बजाय सवाल और ये इन पे स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमारे पास टाइम थोड़ा कम हो गया है। पहले 2 घंटे की क्लास थी, अब 1 hour 45 मिनट्स की हो गई। तो मैं अगर ऐसे बातें करता रहूंगा तो पढ़ाऊंगा कब? सामने देखो नाउ।
ए वर्टिकल टावर ए बी इट्स एंड ए ऑन द लेवल ग्राउंड, बहुत बढ़िया। और जैसा कि बताया गया था किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो हमने क्या किया, एक वर्टिकल टावर बनाया, सुनते जाना आराम आराम से, और उसका जो एंड है ए वो है ग्राउंड पर, और ऑब्वियसली इसको मैं ग्राउंड बोल रहा हूं, इसको क्या बोल रहा हूं बेटा, ग्राउंड। ठीक है, ठीक है। सी बी द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी, अच्छा ए ये है तो ऑब्वियसली बी ये होगा, बिकॉज वो टावर ए बी की बात कर रहा है, और जो सी है वो इसका क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब जितना ऊपर उतना ही नीचे इसके जगह होगी। ठीक है, नाउ हाँ, P be the point on the ground such that AP is equals to twice of AB। P जो है वो ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, P जो है वो ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, और वो इस प्रकार है कि AP is twice of AB। आपसे एंगल BPC की बात हो रहा है, BPC। अच्छा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो कौन से एंगल की बात कर रहा है वो, एंगल BPC, इसको बोला बेटा उसने बीटा, है ना। B P और फिर C की तरफ जाइए, क्या ये बात समझ में आती है। डायग्राम पहले बनना बहुत जरूरी है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में, और एक सवाल पक्का आएगा तो मेरे ख्याल से आप इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। चलिए जी, AB की डिस्टेंस अगर मैं x बोलूं, AB की डिस्टेंस अगर मैं x बोलूं, तो कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि AP जो है वो AB का दुगना है, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है ना। तो इसमें अभी एक लूज एंड रह गया, मतलब ये वाली डिस्टेंस सर y बोल दो, और क्या है, और ये वाला एंगल आप अल्फा बोल दीजिए, और क्या है ना, समझ में आया। अब जो आपको तरीका बताया था, डायग्राम बनने के बाद में क्या करना, राइट एंगल ट्राइंगल उठाओ और उन पे साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा में से कुछ लगाओ। कितने राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मुझे राइट एंगल ट्राइंगल दिखा, चाहो तो बड़े वाला देख लो, ए बी पी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया पी, ये एंगल 90 डिग्री। कंप्लीट लेंथ इज x प्लस वाई, और कंप्लीट एंगल इज अल्फा प्लस बीटा। ये वाला एंगल क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, और ये वाली लेंथ क्या है, 2x। सुनते जाना आराम आराम से। सर अब हम क्या करें, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, साइन लगाएं, कॉस लगाएं, कॉट लगाएं, टेन लगाएं। तो परपेंडिकुलर और बेस आपको पता है, परपेंडिकुलर और बेस। अच्छा एक और चीज, मैंने कुछ गड़बड़ की है, हाँ बहुत सही बोल रहा है ये, दैट इज सनी कुमार जी बोल रहे हैं सर यहां पर y लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि ये अगर ये दोनों बराबर हैं तो दोनों क्या होंगे, x x। बिल्कुल सही बोले बेटा, बिल्कुल सही बोले। क्या मैं ये बोल सकता हूं अगर ये x है तो ये भी x होगा ऑब्वियसली। तो कंप्लीट लेंथ कितनी होगी ए बी की, सर ये हो जाएगी 2x। 2x अल्फा प्लस बीटा, तो आप इस पे tan वाला फॉर्मूला लगाइए, tan अल्फा प्लस बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 1। कोई परेशानी है सर, वो ए बी एक्स ही होगा, ए बी 2x लोगे तो ए बी एक्स ही होगा। एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या, वापिस देखते हैं। उसने बोला कि ये ग्राउंड पर ये है ए, बहुत सही। C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बहुत बढ़िया। और P बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, AP इज ट्वाइस ऑफ AB। AP इज ट्वाइस ऑफ AB। अच्छा, तो मैंने AB की लेंथ अभी डायग्राम में क्या ली, AB की लेंथ क्या ली डायग्राम में, टोटल लेंथ देखो 2x, x ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि मिड पॉइंट है। और अगर आपने x x लिए तो सर इसका ट्वाइस कर दो यहां पर, तो यहां मुझे चेंज कर देना चाहिए, यहां क्या करना पड़ेगा 4x। अब ठीक है क्या, है ना, ये जो भी लेंथ है इसका दुगना यहां है ना। तो बस फिर थोड़ा सा प्लान में चेंज है, ध्यान रखिएगा। दैट इज सर यहां आ गया 4x और ये वाला पॉइंट है P। अगर मैं आपसे पूछूं tan अल्फा प्लस बीटा कितना है, tan की वैल्यू बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 2x अपॉन 4x, ये आ जाएगा भैया हाफ। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके रखो। ठीक है, अब आते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे और दिखाई दे रहा है। जितने आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देते जाएं वो बनाते जाओ। आपको एक और राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है क्या, ए पी और ये पॉइंट C, जिसमें ये वाली लेंथ x, ये वाली लेंथ 4x और ये वाला एंगल केवल अल्फा। यहां से मुझे tan अल्फा की वैल्यू बताइए, तो tan अल्फा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 1/4। इसको आप बोल दीजिए कितना, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर मैंने आपको tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कल लिखवाया था, दैट इज tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, और इसकी वैल्यू जो है वो आ रही है बेटा हाफ।
नाउ जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, आपके पास tan अल्फा की वैल्यू एकदम तैयार है 1/4 और ये रही वैल्यू दैट इज 1/4। यहां से कैलकुलेट कर कर कितने लोग tan बीटा निकाल सकते हैं, और अगर निकाल सकते हैं तो कितना आंसर आ रहा है? यहां पे सिर्फ अननोन एक ही तो दिखाई दे रहा है आपको, tan बीटा इज द अननोन। tan बीटा का आंसर बताइए। नमन अग्रवाल जी बोल रहे हैं लुकिंग स्मार्ट सर, थैंक यू सो मच। जवाब बता बेटा साथ में। आंसर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 2/9। क्या आप लोग भी यही बोल रहे हैं पाठशाला वालों? जल्दी से tan बीटा निकाल लो, जिसका नहीं सॉल्व हुआ अब निकाल लो भाई। यहां पे 1/4 इंटू tan बीटा, 1/4 प्लस tan बीटा, और इसको इधर लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो जैसा कि सभी लोग बोल रहे हैं दैट इज 2/9। बहुत ही सिंपल सा सवाल, कोई चीज ऐसी नहीं है जो बाहर की इस्तेमाल हो रही है और आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान सुनते जाना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। फटाफट डायग्राम बनाओ और फटाफट चीजों को समझो जल्दी से। आपके पास इस क्वेश्चन पे रिएक्ट करने के लिए केवल और केवल 1 मिनट है। पढ़ लीजिए आराम से। हाँ भाई ऐप वालों, तुम भी देखो, फटाफट जवाब देना है, जल्दी से जवाब देना बेटा, जल्दी से जवाब देना है। डायग्राम अच्छे से बनाना, डायग्राम बनते ही कहानी क्लियर है एकदम। थ्री डी डायग्राम बनेगा, ध्यान रखना 3D। ठीक है चलिए, डायग्राम में मैं आपकी हेल्प करता हूं। आप क्या करो, एक ट्राइंगल बना लो। बना लिया ट्राइंगल, ठीक है। नाउ ऐसे समझो कि ये ट्राइंगल जो है मेरे हाथ पे बना हुआ है, मैं आपको इसको ऐसे शो कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अगर यहां पर ट्राइंगल बनाऊं तो सामने वाली साइड है एक एसी, उसके मिड पॉइंट पर एक टावर खड़ा है, तो ऐसे देखोगे तो ये आपको दिखेगा नहीं, तो मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूं, समझ में आया? तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। ये वाला जो पॉइंट है लेट्स से दिस इज बी, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज ए, दिस इज सी। अब सुनते जाओ। ए बी की लेंथ आपको दे रखी है 7, बी सी की लेंथ दे रखी है 5 और सी ए की लेंथ दे रखी है बेटा 6, पूरी कंप्लीट लेंथ। ए वर्टिकल टावर या ए वर्टिकल लैंप पोस्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ, एट द मिड पॉइंट डी ऑफ एसी, एसी के मिड पॉइंट पर एक वर्टिकल लैंप पोस्ट खड़ा है। बहुत बढ़िया, तो लो सर यहां तक ठीक है क्या? और ये जो मिड पॉइंट है ये डी है। अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट को ई बोल देते हैं, उसने ये बोला नहीं है वैसे, ठीक है। नाउ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ये और ये बराबर हो जाएगा, और अगर ये और ये बराबर हो गया तो आप बोल सकते हो दिस इज 3, दिस इज 3, है ना। इमेजिन कर सकते हो इस चीज को। यहां पर एक ट्राइंगल इमेजिन करो, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर एक लैंप पोस्ट खड़ा है, साइड से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, तो वैसा ही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ ये जो लैंप पोस्ट है ना, ये लैंप पोस्ट ये बी पर 30 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। अब मान लो एक कोई टावर हो और वो किसी पॉइंट पे कोई एंगल सबटेंड करे, तो आप उसका एंड पॉइंट्स को दोनों को ज्वाइन कर दो और इस एंगल को वो बोलेगा 30 डिग्री। समझ में आया? कोई भी टावर किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करता हो तो आप उसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करो, जैसा हमने लास्ट क्लास में बैलून के केस में किया था। इसका एंड पॉइंट ये वाला, इसका एंड पॉइंट ये वाला, तो ये वाला नेट एंगल आ जाएगा जो इस पॉइंट पे सबटेंड होगा। क्या मेरी बात समझ गए? नाउ यही काम आपको यहां करना है। फटाफट बताइए कि अब क्या करना होगा। सर एक काम करो, फिर आप एक छोटा सा काम करो, डी को पहले ज्वाइन कर दो बी से और ई को ज्वाइन कर दो बी से। कितने लोगों को एंगल जो 30 डिग्री दे रखा है वो दिखाई दिया? दिस एंगल इज 30 डिग्री, है ना? कोई समस्या है किसी को? अब यहां पर जब मैं बात करता हूं कि डायग्राम तैयार है, अब ढूंढ के दिखाओ राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, बिकॉज सारी कहानी राइट एंगल ट्राइंगल की ही है बेटा जी, आपको ये बात पहचानी पड़ेगी। सबसे पहला राइट एंगल ट्राइंगल, अगेन विजुअलाइज दिस डायग्राम, बिकॉज ये जो डायग्राम है ना ये बहुत बार पूछा जा चुका है।
एक ट्राइंगल के एक वर्टेक्स के सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर एक टावर खड़ा होता है। ये लैंग्वेज बहुत कॉमन है। इनफैक्ट जिस साल मैंने पेपर दिया था उस साल भी यही सवाल आया था, मतलब यही डायग्राम वाला सवाल। तो ये कब से चला आ रहा है, मेरे ख्याल से आप समझ गए। अब सुनो ध्यान से, इस पे ट्राइंगल दिख रहा है, इमेजिन। सर आपने जब यहां पर उसको मिड पॉइंट पर इस टावर को खड़ा किया और इसका जो बेस था उसको बी से ज्वाइन कर दिया और टॉप वाले पॉइंट को भी बी से ज्वाइन कर दिया, तो ये टॉप पॉइंट डायग्राम से देखकर बताइए, इसको बोल रहा हूं ई। ये जो इसका जो बेस है या लोअर मोस्ट पॉइंट है उसको बोल रहा हूं डी, और ये बी से ज्वाइन कर रहा है, तो आपको ई डी बी राइट एंगल ट्राइंगल दिखा कि नहीं? मतलब ये वाला है ना, ये 3D में है फिगर। कितने लोगों को विजुअलाइज हुआ? बोलो बोलो बोलो, बहुत बढ़िया। तो एक तो यही निकाल लाओ। तो सबसे पहले इसी राइट एंगल ट्राइंगल्स को उठा लीजिए, दैट इज दिस इज बी, दिस इज ई, दिस इज डी, दिस इज 90 डिग्री, ये वाला कंप्लीट एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है जी, और बस अभी हमें इतना ही पता है इसमें। और एक और राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, वापस से देखो, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी। आप सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, है ना? आप सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। अब जब मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि सर ये वाला एंगल जो है ना ये 90 डिग्री होगा। क्या ऐसा बोलना सत्य है कि असत्य है, ट्रू और फॉल्स? सही सही बताइएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये एंगल में 90 डिग्री होगा, ये वाला? यस और नो, बस इतने में जवाब दीजिए। बोल सकता हूं ऐसा? ऐसा मैं तब बोल सकता था जब ये साइड और ये साइड बराबर होती, तब आप इसको सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते, तब ये एंगल 90 डिग्री होता। क्या आपको ए बी और बी सी बराबर दिखाई दे रही है? नो सर, एक है 7, एक है 5, तो बराबर नहीं है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, बेटा ये है ही नहीं राइट एंगल ट्राइंगल, है ना? तो फिर अब कैसे करें वो बताओ। अच्छा, इसमें आपको क्या निकालना है वो बताओ। हाइट ऑफ द टावर इन द मीटर्स या फिर हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, तो ये रहा एच। अब अगर कोई मुझे बी डी बता दे, अब मुझे कोई बी डी बता दे, मान लो बी डी इज एक्स, ये वाली जो दूरी है ये एक्स है, तो अगर कोई मुझे बी डी बताए तो मैं इसमें फटाफट 10-30 डिग्री लगाकर, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन एक्स, 10-30 डिग्री होता है बेटा 1/√3, तो मैं उसको हाइट बता दूंगा, दैट इज हाइट इज इक्वल टू एक्स अपॉन √3। ठीक है, हाइट इज इक्वल टू एक्स अपॉन √3। समझ में आया? नाउ फिर से मैं आपका ध्यान इस बात की ओर ले जाना चाहूंगा, ऑल्दो अभी आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते, घबराइएगा नहीं, बट कर सकते हो। थोड़ी आज की थ्योरी मुझे आगे ले जाने दो, थोड़ी आज की थ्योरी मुझे आगे ले जाने दो, फिर मीडियन की लेंथ कैसे निकालते हैं वो समझाऊंगा। सर ये मीडियन क्या होती है वो ही नहीं पता हमें, तो कोई बात नहीं। ये वाला पॉइंट है डी, इसको इससे ज्वाइन किया, दिस इज एक्स, दिस इज 5, दिस इज 7, है ना? सॉरी उल्टा लिख दिया, ये 7 है, ये 5 है, ये 3 है और ये भी 3 है। अब आपको x निकालना है बस, कुछ भी करके। और अगर आप, ठीक है, अगर आप x निकाल लेते हो तो x निकालते ही h आ जाएगा। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? अब सर x जो है दिस इज कॉल्ड एज मीडियन, समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? मीडियन। इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी इस सवाल को होल्ड पे रखो, क्योंकि ये सवाल कहां जाके अटका? मीडियन की लेंथ पे जाकर अटका। जैसे ही x पता चला ये जवाब आ जाएगा, और x अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। इतना समझ में आया? अरे बोलो भाई, बहुत बढ़िया। ऐप वालों तुम्हारे कमेंट बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं, क्या बात है? चलिए अगला सवाल। अगेन आपके पास 1 मिनट है बेटा, 1 मिनट है या 1.5 मिनट है, आप 1.5 मिनट में इसका पहले डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छे से।
बन गया डायग्राम? ध्यान से बनाओ। समिट बोलते हैं बेटा चोटी को, समिट जो है वो बोलते हैं चोटी को, ठीक है। आराम से एक पहाड़ पे चढ़ने की बातें कर रहा है ये। कोशिश करो, अभी समझाता हूं, क्योंकि इसका जो बेसिक पार्ट है वो है डायग्राम बनाना, क्योंकि डायग्राम बनते ही 90% ऑफ द जॉब इज डन। तो एक बार मैं चाहता हूं कि आप ट्राई कर लीजिए, ऑल्दो थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट क्या करें, सीखोगे तभी। हो गया? चलिए, नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द समिट ऑफ ए माउंटेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। मेरी बात ध्यान सुनना, आराम समझने की कोशिश करेंगे। सर ये रहा ग्राउंड, इस पे एक पहाड़ है, और पहाड़ में भी सिर्फ चोटी की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर इसको बोलते हैं समिट, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन हमने निकाला, मतलब चोटी की तरफ देखा, तो वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है दैट इज 45 डिग्री। तो फटाफट इसको ज्वाइन किया, ये वाले एंगल को हमने क्या मार्क कर दिया, 45 डिग्री, ठीक है। मेरे ख्याल से कहानी समझ में आती है। चलिए जी, ठीक है। अब आगे पढ़ो सवाल को। आफ्टर क्लाइंबिंग अप 1 किलोमीटर टुवर्ड्स द समिट एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री। अब आपने क्या किया, आप यहां खड़े थे, यहां से आप 1 किलोमीटर चले, कितने एंगल इंक्लिनेशन पे, 30 डिग्री पर। समझ में आया? अब मेरी बात ध्यान सुनना, तो तुम कहां चले, इस डायग्राम को थोड़ा और बड़ा बनाता हूं रुको, ताकि एकदम क्लियर हो जाए बात। ठीक है, चलिए जी। नाउ इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है ये, यहां से इसको हटा देते हैं। इस पॉइंट पे थे तब था एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, इतना समझ में आता है। अब हमने क्या किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, और कितनी इंक्लिनेशन पे चला, 30 डिग्री पर। तो मैं यहां से चला 30 डिग्री इंक्लिनेशन पर, तो ऑब्वियसली जब वहां खड़े होकर चोटी को देख रहा हूं तब वो मुझे 45 डिग्री पे दिख रही है, बट जब मैं चलूंगा पहाड़ के ऊपर तो 30 डिग्री पे चढ़ रहा हूं। मैं 1 किलोमीटर चला और मैं पहुंचा 1 किलोमीटर टुवर्ड्स द समिट एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री। जहां मैं पहुंचा, अगर मैं वहां से जाकर वापस चोटी को देखता हूं तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अब 30 डिग्री आता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? वहां से जाकर अगर मैं चोटी की तरफ देखता हूं तो अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री आता है, ठीक है। एंड अच्छा सॉरी, ये गड़बड़ है। यहां पर तो आप पहुंच गए, आप चले कितने एंगल पर थे, वो 30 डिग्री है। जहां पहुंचे वहां से आपने चोटी देखी तो वो एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, यहां तक। देन द हाइट इन किलोमीटर ऑफ द समिट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब आपको टोटल ये वाला h बताना है। वापिस कहानी सुन लो, ये चोटी है, ये रहा समिट, ठीक है। पहाड़ की चोटी को ही समिट बोलते हैं। आप यहां खड़े थे, आपने यहां खड़े होकर चोटी की तरफ देखा तो आपको 45 डिग्री का इंक्लिनेशन दिखा। अब आपने उसकी तरफ चलना स्टार्ट किया, कितने इंक्लिनेशन पे, 30 डिग्री पर। कितनी दूर आप चले वो भी बता रखा है सवाल में, आप चले बेटा 1 किलोमीटर। तो जो भी यहां पर यूनिट ले रहा हूं वो 1 किलोमीटर वाली है, ठीक है, मतलब ये 1 किलोमीटर लिखा हुआ है। 1 किलोमीटर चलने के बाद में जहां आप पहुंचे वहां से आपको इंक्लिनेशन अब दिखाई दे रहा है, या एलिवेशन इंक्लिनेशन एक ही बात है, 60 डिग्री, ठीक है जी। अब आप मुझे ये बताओ कि ये हाइट क्या होगी ना। जैसा कि लॉजिक आपको बोलता है और मैं आपको बार बार समझा चुका हूं, आपको अभी भी राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने, समझ में? जितने ढूंढ सको उतनी अच्छी बात है। सर यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, बहुत बढ़िया। और जैसे ही परपेंडिकुलर डाला अब इनका नाम रखना स्टार्ट करो। ये हो गया P, ये हो गया B, इसको बोल दो लेट्स से A, इसको बोल दो C, इसको बोल दो D। एक राइट एंगल ट्रायंगल बड़े वाला दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? कौन से वाला? सर ये रहा। और इसको आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको वो ट्रायंगल तो ड्रॉ करना ही करना है जिसमें आपको पूछी गई साइड आ रही हो। सर उसने पूछा है हाइट ऑफ द समिट, तो ये हाइट कौन से ट्रायंगल में आ रही है? सर बाहर वाले में, A P C उठा लाया। यहां पर है H,
ये वाला एंगल है 45 डिग्री। क्या आपको ये समझ में आता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये वाला एंगल 45 हो तो उसकी परपेंडिकुलर और बेस बराबर होती है, और अगर परपेंडिकुलर और बेस बराबर होती है तो ये वाली कंप्लीट हाइट भी P से लेके C तक ये h है। यस और नो? अरे बोलो, वरना इसमें एक काम करो, 1045 डिग्री लगा दो, h अपॉन PC, 1045 1 तो h बराबर PC, PC बराबर h। बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं सर। आगे अगर हम चलें तो मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल ये और दिखाई दे रहा है, क्या आप लोगों को भी दिख रहा है? सारे राइट एंगल ट्राइंगल पे नजर रहनी चाहिए। सर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला भी दिख रहा है, कौन सा? बी पी और डी, बी पी डी, जिसमें ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला 1 है, और बाकी हमें नहीं पता कुछ। मैंने कहा कोई बात नहीं। एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे और दिखाई दिया, इस पॉइंट को अगर मैं ई बोलूं तो, है ना? एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे कौन सा दिखाई दिया? ये वाला ए बी ई, ये रहा पॉइंट ई, ये रहा ए, ये रहा बी, और इसमें दे रखा है एंगल 60 डिग्री। समझ में आया? मैंने जो वो राइट एंगल ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लिए, जो मुझे दिख रहे थे मैंने सारे बाहर निकाल लाया। अब मेरा अल्टीमेट एम है कि मुझे एच निकालना है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, देखो यहां पर 1 दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है। क्या आप मुझे बीडी बता सकते हो क्या? क्योंकि जितनी दूरी बीडी की होगी उतनी ही दूरी ईसी की होगी। क्या आपको ये डायग्राम से समझ में आ रहा है? ये और ये बराबर होंगे, है ना? अरे बोलो। और अगर ये और ये बराबर है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये वाली दूरी। तो ये डिस्टेंस आप ए ई बोल सकते हो, एच माइनस ये वाली दूरी, और ये वाली दूरी मतलब ईसी लिखो चाहे बीडी लिखो, एक ही बात है ना? कोई दिक्कत है किसी को? मेरे ख्याल से कोई परेशानी होगी नहीं। चलिए अब एक बार बताओ, बीडी कितना है यहां से? अब इसमें फिर वापस वही डाउट आता है, सर आपको बीडी निकालना है और हाइपोटेन्यूज पता है, एंगल पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? साइन 30 डिग्री, क्योंकि जो निकालना है परपेंडिकुलर और जो दे रखा है दैट इज हाइपोटेन्यूज, वो इसी में आते हैं। साइन 30 डिग्री होता है बेटा हाफ, बीडी की वैल्यू आ गई हाफ, दिखा? बीडी हाफ है, और अगर बीडी हाफ है तो ई कितना हो गया? एच माइनस हाफ, है ना? अब आपसे मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, इसी ट्राइंगल में मुझे बीई बता। सर बीई कैसे निकालेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? tan 60 डिग्री। कैसे tan 60 डिग्री? क्यों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बीई आप निकालना चाह रहे हो, परपेंडिकुलर कितना है? h माइनस हाफ, और बेस कितना है? बीई। अगर मैं आपसे tan 60 डिग्री की वैल्यू पूछूं तो वो होती है बेटा √3। क्या यहां से आपके पास बीई की वैल्यू आ गई क्या? बिल्कुल सही सर, बीई यहां, और 1/√3 मल्टीप्लाइड बाय h माइनस हाफ। सुन तो जाना आराम से, छोटी छोटी कैलकुलेशंस है। मैंने बीई निकाल लिया, ठीक है? मतलब मैंने बीई ये इतनी दूरी निकाल ली, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे यहां से पीडी बता दो, इस ट्राइंगल में से मुझे पीडी चाहिए, तो पीडी में क्या करूंगा? बेस और हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व करो और cos 30 डिग्री लगाइए। सर cos 30 डिग्री होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, समझ में आया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 डिग्री वैसे होता है सर √3/2, तो पीडी भी आ गया। तो पी बराबर √3/2। क्या इतनी चीज क्लियर है? अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से, दैट इज क्या? सर क्या आप इस डायग्राम को ही केवल देखते हुए यह बता सकते हो कि जो पीसी लेंथ है, ये कंप्लीट लेंथ जो है पी से लेके सी तक, ये इस दूरी और इस दूरी का एडिशन है? मतलब आप क्या लिखोगे? पीडी प्लस डीसी, पीडी प्लस डीसी। अब मैं आपसे पूछूं पीडी की वैल्यू कितनी है? सर वो रही, दैट इज √3/2। और मैं पूछता हूं कि डीसी की लेंथ कितनी है? डीसी मतलब ये वाली डिस्टेंस। सर ये डिस्टेंस डायग्राम से ही देखकर पता चल रहा है ये बीई के बराबर होगी, है ना? तो एक बात बताओ, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो आप इसकी जगह किसकी वैल्यू लिख सकते हो? डीसी की जगह बीई की, और बीई ये रहा 1/√3 इंटू h माइनस हाफ, और पीसी कितना है टोटल? सर ये रहा h। ध्यान से देखो, h में एक ही इक्वेशन लिखी हुई है, ध्यान से देखिए, ये h में एक ही इक्वेशन है, तो आप यहां से h की वैल्यू निकाल लीजिए। कितने लोग h की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिकॉज अभी भी जवाब निकालना मुश्किल है, ध्यान रखना, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आप यहां से इस इक्वेशन से h निकाल लाएंगे। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो भाई, यहां से h निकाल सकते हो ना? h बराबर √3/2 प्लस 1/√3 h माइनस हाफ। h वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ, रेशनलाइज वगैरह करना है,
और यहां से आपको जवाब लिखना है। तो मैं इस पर टिक लगा दे रहा हूं, आपको अभी भी घर पे जाकर ऑप्शन मैच करवाने हैं, ठीक है? इतना तो छोड़ सकता हूं या करके दिखाऊं? बोल दो अगर आपको चाहिए कि सर पूरा करके दिखाओ तो मैं पूरा भी करके दिखा सकता हूं, कोई लोड नहीं है। बट ये थी कैलकुलेशन। इसको आप थोड़ा इस आसान वाली कैटेगरी में डिफिकल्ट सवाल बोल सकते हैं, बिकॉज ये डायग्राम हर एक से बनता नहीं है। समिट वमिट और कहां चला, कितना आगे बढ़ा, वो सब समझ में नहीं आता, ठीक है? तो घबराइएगा नहीं। अगला, फटाफट 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 ड्रॉ द डायग्राम। और ये सवाल आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी का है। डायग्राम बनाओ, अपने आप फील आ जाएगी। जल्दी से डायग्राम बनाना भैया, जितनी जल्दी आप डायग्राम बनाओगे उतनी जल्दी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। हाँ, ये क्लास 10th एनसीईआरटी का सवाल है बेटा। एनसीईआरटी लिख रहा हूं बट क्लास 10th वाली लिख रहा हूं, ठीक है? दिस इज 10th एनसीईआरटी। मतलब जाने अनजाने में आपने ये सवाल कहीं ना कहीं देखा है और सॉल्व भी किया हुआ है। अब आपको वापस अपने आप को तैयार करना है और जवाब बताना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट पी 200 मीटर अबव ए स्टिल लेक इज 30 डिग्री। मतलब अब की बार से कहानी जो है वो झील की है, लेक की। इससे 200 मीटर ऊपर, कितने मीटर? 200 मीटर ऊपर एक पॉइंट है पी, और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आप किसी क्लाउड का निकालते हो तो दिस डिस्टेंस इज 200 मीटर। ये जो है ये है लेक, और वो जो है वो रहा बादल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड सी, मतलब यहां पर क्लाउड है, पॉइंट है सी, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है कौन से पॉइंट से? फ्रॉम ए पॉइंट 200 मीटर अबव द लेक, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है बेटा 30 डिग्री। ठीक है सर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे निकालते हैं। और आपने बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से मेजर किया जाता है, तो ठीक है भाई, लो ये वाला एंगल कितना है? दैट इज 30 डिग्री। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सी, सी मतलब क्लाउड की बात हो रही है, अब आप इसकी इमेज लोगे लेक के अंदर, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको इमेज का बता दूं कि जितनी ऊपर आपका ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही नीचे उसकी इमेज बनती है, ठीक है? तो यहां पर क्लाउड सी की इमेज बनेगी झील के अंदर, ये रहा पॉइंट सी डैश, ठीक है? अब उसने बोला कि जब यहां खड़े होके ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, और जब इसकी इमेज देखते हैं नीचे तो हमें वो उसकी इमेज का एंगल ऑफ डिप, डिप समझ गए ना, डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप हमें मिलता है 60 डिग्री। और वापस कोई सा भी एंगल हो, इंक्लिनेशन या डिप्रेशन, कहां से मेजर होता है सर? हमेशा हॉरिजॉन्टल से, तो ये रहा। क्या पूछा उसने? देन पीसी इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज पीसी? सर पीसी मतलब ये वाली लेंथ है ना, इन मीटर्स, और सारी कहानी आपको मीटर्स में दे रखी है। शुरू हो जाओ, डायग्राम इज ऑल सेट टू गो। राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपको नहीं मिल रहे तो पी सी यहां पर बोल दो, बी यहां पर बोल दीजिए, ए यहां पर सी डैश बोल ही रखा है, ये एंगल 90 डिग्री है, बस संभाल लोगे इसके आगे तो तुम। ये कौन है भाई? विक्रम दत्ता। बेटा क्लाउड की तरह एंगल नहीं लेना है, मतलब बोल रहा है क्लाउड का एंगल, क्लाउड का जो एंगल है वो वैसे लेना है क्या बैलून की तरह है? तो तेरे को ये एंगल दे थोड़ी रखा है, और सिंस एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, ये कहानी या फिर ये वाला डायग्राम हम तब ड्रॉ करते हैं जब वो बोले कि ये चीज किसी पॉइंट पर इतना एंगल बना रही है, तो उसने ये नहीं बोला है। और वैसे भी क्लाउड बहुत दूर होता है बेटा, समझ में आया? क्लाउड जो है वो बहुत दूर होता है, बैलून की तरह नहीं लेना है बेटा दत्ता जी। चलिए जवाब आ गया आप लोगों का, बिकॉज इसका आंसर आ जाना चाहिए यार, ये आसान है, एकदम फर्जी, एकदम इजी। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है।
देखो क्या दे रखा है, क्या पूछा है, वो कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में आ सकता है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हुआ कुछ? चलिए जी, कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर लिए? सर एक तो ये वाला ड्रॉ कर लो, कौन सा वाला, और साथ साथ में थोड़ी कैलकुलेशन भी सोचा करो। पीसीबी, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये रहा एक्स, ये 30 डिग्री। अब आपको एक चीज बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, ये वाली जो वैल्यू आती है दिस इज एक्स कॉस 30 डिग्री, और ये वाली जो वैल्यू आती है दिस इज एक्स साइन 30 डिग्री। क्या आप लोगों को ये फिजिक्स में आता है क्या? किसी भी आपने सुना हो ना वेक्टर का कंपोनेंट, या इसका ये वाला जो कंपोनेंट होता है ये कॉस वाला होता है और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन वाला होता है। एक तो वैसे सोच सकते हो, वरना इसमें एक बार कॉस थीटा लगा, एक बार साइन थीटा निकाल, मतलब एक बार साइन थीटा लगा, एक बार कॉस थीटा लगा, और पीबी और बीसी की लेंथ निकाल, तो वो यही आएगी। ठीक है, इतना आप खुद कर सकते हैं। नाउ सर ये वाली जो लेंथ है दिस इज एक्स साइन थीटा, सॉरी एक्स साइन 30 डिग्री, और ये जो कंप्लीट लेंथ आप निकाल के लाए हो पीबी, दिस इज एक्स कॉस 30 डिग्री। है ना? अच्छा एक और चीज, अगर ये लेंथ 200 है तो ये वाली लेंथ भी 200 होगी क्या? देखो ध्यान से, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल, दोनों ही लाइंस हॉरिजॉन्टल है, तो ये भी 200, ये भी 200। अब एक बार बता, लेक से ये जो भाई साहब हैं ये कितने ऊपर है? लेक से ये क्लाउड कितनी ऊपर है? सर ये दूरी प्लस ये दूरी, तो कंप्लीट डिस्टेंस कितनी होगी? ध्यान से सोच के बोलना। सर कंप्लीट डिस्टेंस होगी 200 प्लस एक्स साइन 30 डिग्री। क्या मैं ये बोल सकता हूं? इसमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, ये दूरी प्लस ये दूरी, ये इसकी हाइट है। जितनी ऊपर लेक से क्लाउड होता है उतनी ही नीचे लेक के अंदर उसका इमेज बनता है। तो अगर मैं आपसे ये वाली डिस्टेंस अगर पूछ लेता हूं, ये डिस्टेंस, तो सर जितना ऊपर है उतना ही नीचे, तो जितना ऊपर है वो कितना है? ये रहा। है ना? बस काम खत्म। अब आप ध्यान दें इस राइट एंगल ट्रायंगल को। कौन से राइट एंगल ट्रायंगल को? इसको। अब आप ध्यान दें इस राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से देखो जिसको मैंने डार्क किया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास सारी चीजें हैं क्या अवेलेबल, तो आंसर इज सर यस। सिर्फ यहां से एक्स निकल आएगा। कौन कौन सा? एक पॉइंट लिया मैंने P, एक लिया है B, ये 90 डिग्री, और ये वाला पॉइंट लिया है C डैश। ध्यान सुनना, PB की लेंथ कितनी है? सर x cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री होता है √3/2। बी सी डैश की लेंथ कितनी है? बी सी डैश, ये वाली दूरी अलग है, ये दूरी अलग है, ध्यान से बताना। सर 200 प्लस दिस, तो ये आ जाएगा 400, इसमें ये जोड़ दो 400 x साइन 30 डिग्री, दैट इज x/2। और सर ये वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल है 60 डिग्री। काम खत्म। आप यहां पर लगाइए tan 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है √3, और सर tan 60 डिग्री में आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। काम खत्म, जवाब आ गया। सर इसको यहां लेके जाओ, जब आप इसको इधर लेके जाओगे x √3/2 मल्टीप्लाइड बाय √3, तो बेटा आ जाएगा ये 3x/2 बराबर 400 प्लस x/2। जब इसको इधर लेके जाओगे 3/2 माइनस 1/2 इज x। कितने लोगों को बात समझ में आई? सही सी बताइएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 400। है ना? देख लो आराम से, कैलकुलेशन देख ले आराम से। डायग्राम बनाने का है, राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने हैं, साइन थीटा कॉस थीटा लगाना है। जो बातें बोली है इसके अलावा और किसी सवाल में मैं इसके अलावा कुछ और नहीं कर रहा। एक बोल रहा है सर इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है। बेटा लैंग्वेज डिफिकल्ट पिछले सवाल की थी, ये 10th का एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत आसान लैंग्वेज है। समझ में आया? ठीक है, तो जैसा प्रॉमिस आपने मुझे किया था इन द केस ऑफ कि सर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सवाल घर पे जाके सॉल्व करेंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों के पास 11th की एनसीईआरटी है क्या? हाथ उठाना सर एक बार। चलो 11th की एनसीईआरटी नहीं भी है, हटाओ, इंटरनेट तो है। हाँ सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंसेस फॉर जेईई मेंस, लिस्ट निकाल लेना 15-20 सवालों की, क्योंकि ये है अब डिपेंडेंट ऑन प्रैक्टिस कि कौन से ट्रायंगल में साइन लगाऊं कि कॉस लगाऊं, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना है, किससे किसकी वैल्यू निकालनी है।
तो ये आपको अब खुद सोचना पड़ेगा। मैंने 2-4 करके दिखा दिए, ऐसे मैं 8-10 और करके दिखा दूंगा, बट इसका फायदा तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे। तो जिनके पास मॉड्यूल है वेल एंड गुड, उसमें पीवाईक्यू की एक एक्सरसाइज होगी। जिनके पास मॉड्यूल नहीं है तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप परचेज करें, बट हाँ नेट से क्या आप लिस्ट निकाल सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ, सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस वाले ही 10-15 सवाल लेके बैठना और एक घंटे का टाइम ले लेना। 15 सवाल, 15 इंटू 3 45, 20 सवाल कर दो, ठीक है। 20 सवाल लेके बैठना, 1 घंटे में निपटाने हैं, ठीक है। और कहानी यही है, इसके अलावा और कोई थ्योरी लगेगी नहीं। डू आई मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर? बोलो बोलो बोलो। हाँ तो ये करिएगा आज प्रैक्टिस, लिख लेना अपनी कॉपी में, दिस इज योर नेक्स्ट होमवर्क, जिसको आप बोल सकते हो। नाउ अब हम बात करने वाले हैं सारी कहानी अबाउट ट्राइंगल्स। किसके बारे में बात करने वाले बेटा? ट्राइंगल के बारे में बात करने वाले हैं। सुनते जाना आराम आराम से। सब पहली चीज ट्राइंगल के जो है वो कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 6 टोटल। ट्राइंगल के पास 6 चीजें होती हैं। ध्यान सुनिएगा, रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। ये रहा वर्टेक्स ए, ये रहा वर्टेक्स बी, ये रहा वर्टेक्स सी। इस चैप्टर में भी फॉर्मूला है एंड ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज मत छोड़ना। इसमें भी कुछ बेसिक फॉर्मूले लेके आए, वो तो याद होनी चाहिए, वहां से आपका जेई मेंस का काम चल जाएगा। जेई एडवांस से इस भाई साहब को हटा ही दिया गया बस। फिर नाउ सर ये इसके 3 वर्टेक्स ए बी सी हो गए। हम वर्टेक्स के अंदर, जैसे ये वर्टेक्स ए है तो इस पे हम एंगल ए बोलेंगे। जिस वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा होगा उसको वही एंगल बोलते हैं। इसको हम एंगल बी बोलेंगे, इसको हम एंगल सी बोलेंगे, ठीक है। तो 3 एंगल हो गए। अब आ जाओ अगली चीज पे। एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अब ध्यान सुनिएगा प्लीज, वर्टेक्स ए के अपोजिट वाली साइड जो है उसको बोलते हैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज ये जो सिखा रहा हूं ये हर चैप्टर में या फिर इस चैप्टर में स्टैंडर्ड तरीके से इस्तेमाल होगी। स्टैंडर्ड मतलब कहीं पर भी आगे जाकर ए आपको दे रखा हो सवाल में, ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और लास्ट में वो एक लाइन लिखेगा, क्या? वो ये वाली लाइन लिखेगा, सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। समझ में आया? सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। सवाल में ये बात छपी होगी। इसका क्या मतलब है कि स्मॉल ए कौन है? सर साइड। कौन सी साइड? वर्टेक्स ए के अपोजिट। सिमिलरली स्मॉल बी कौन सी होगी साइड? वर्टेक्स बी के अपोजिट। सी कौन सी साइड होगी? वर्टेक्स सी के अपोजिट। ठीक है जी। तो पहले तो आपको 6 कंपोनेंट्स दिखाई दिएगा। हाँ सर, कितने एंगल हमें दिखाई दे रहे हैं? 3। दैट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और अगर मैं बात करूं साइड्स की तो मुझे साइड्स भी दिखाई दे रही हैं 3, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है। नाउ अब मेरी बात ध्यान सुनना। बचपन से हमें एक कहानी बताई गई है और वो कहानी हमें अच्छे से याद है कि अगर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हैं तो उन सबका सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री बोल दीजिए या फिर पाई बोल दीजिए। इज दिस थिंग क्लियर? सर कैसी बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन बताना मेरा काम है, कोई भी चीज इस्तेमाल हो सकती है, ध्यान रखिएगा प्लीज। ठीक है, अब इधर आ जाओ। सर जब आपको यह बताया गया कि किन्हीं भी 3 नंबर से साइड बन जाती है ट्राइंगल की, मतलब मैं आपको 3 नंबर दूं कोई भी, जैसे मैंने दिया एक 1, एक दिया 5 और एक दिया 4। ठीक है, समझ में आएगा नहीं समझ में? या एक दिया 1, 5 और एक दिया 11, तो मैंने ये 3 नंबर दिए, क्या इनसे ट्राइंगल बन जाएगा? सर डिपेंड करता है। मैंने पूछा कौन सी कंडीशन लगती है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर 3 नंबर्स को किसी ट्राइंगल की साइड होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? अब उस कंडीशन को पहले तो मैं बोल के बताता हूं, फिर लिख के दिखाऊंगा। हर 2 का सम। कई लोग सिर्फ ये बोल के निकल जाते हैं, सम ऑफ 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ 2 नहीं, सम ऑफ एवरी 2 साइड्स। हर 2 का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं तो a प्लस बी सी से बड़ा होना चाहिए। सर इन दोनों के सम के अलावा इन दोनों का भी सम हो सकता है। b प्लस सी ए से बड़ा होना चाहिए और a प्लस सी बी से बड़ा होना चाहिए। ये सभी ट्रू होनी चाहिए, सभी ट्रू हो। समझ में आएगी नहीं समझ में आया? ये सारी ट्रू होनी चाहिए, इनमें से कोई एक ट्रू हो तब आपका काम नहीं चलेगा, तीनों एक साथ ट्रू हो। तो सम ऑफ एवरी 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्या मेरी बात समझ में आई? आसान है ये तो। नाउ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइंगल। 6 कंपोनेंट क्यों बोले? 3 साइड्स 3 एंगल। मेरे ख्याल से मेरी कहानी आपको समझ में आई होगी। एक सिंपल सी चीज और नोट करने के लिए बोलूं,
बड़ी साइड के सामने, बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल। एंड इसमें आप बोल सकते हो वाइसी वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। मतलब ये क्या बात लिखी हुई है सर, जितनी बड़ी वो साइड होगी उसके सामने बनने वाला एंगल उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, मतलब जैसे मैं आपको एक ट्रायंगल बोलूं, इसमें से एक एंगल 120 डिग्री का है, एक एंगल 30 डिग्री का है, या फिर एक एंगल 40 डिग्री का है और एक एंगल 20 डिग्री का है। ये मान लो एंगल ए है, ये बी, ये सी। अब मुझे बताओ कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है इसमें, तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। सर ये जो साइड बीसी है ये सबसे बड़ी साइड होगी। दूसरे नंबर पर कौन आएगा, सर ये वाला एंगल दूसरे नंबर पर आ रहा है, न्यूमेरिकली 120 से छोटा है ये, तो फिर इससे फिर ये वाली साइड आएगी। और तीसरे नंबर पे सबसे छोटी साइड कौन सी होगी। समझ में आई मेरी बात, यही बात सही लिखी हुई है ना, तो इसको याद रखिएगा प्लीज। चलिए जी, अब चलें आगे। लो यहां पर लिखवाई गई ये वाली बात, a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, सारे पॉजिटिव होने चाहिए, पता है। सम ऑफ एवरी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसी बात को लिखने का एक और तरीका भी होता है। ठीक है, मैंने एक ही लिखवाई है। दूसरा तरीका क्या है, अगर जो यहां पर इक्वेशन लिखी हुई है a प्लस बी ग्रेटर देन सी, अगर मैं इस b को इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये। अब इसको ध्यान से पढ़, ये क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ एवरी टू साइड्स। यहां पर दो साइड्स का डिफरेंस लिया गया है, वो तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ये बोलते हो कि सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड, या फिर आप बोलते हो तो डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड, एक ही बात है वो। एक ही बात कैसे है, क्योंकि आप इसी चीज को घुमाकर ऐसे लिख सकते हो, बोलने में ये अलग लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या, बहुत बढ़िया, शाबाश, सुनते जाना आराम आराम से ना। इस चैप्टर का थोड़ा नेचर मैं आपको बता देता हूं, वैसे पूरी ट्रिग्नोमेट्री ही इंफॉर्मेटिव है, ये चैप्टर तो खासकर इंफॉर्मेटिव है। इंफॉर्मेटिव का मतलब समझ में आया कि ऐसा ऐसा होता है। मैं ट्रायंगल के बारे में बहुत सारी जानकारियां लिखवाऊंगा, आपको याद रखनी है। ठीक है, आई होप एंड बिलीव समझ में आ रही होगी बातें। ये सब देखने की जरूरत नहीं है, इसका कोई कार्य नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों बातें, चलो ऐसे लिख देता हूं, ये दोनों सेम ही है। सर मॉड कहां से आ गया, बेटा मॉड वहां आ जाता है जब जब आप पूरी गणित में डिफरेंस लो। जब आप डिफरेंस लो मतलब सब्ट्रैक्ट करो दो नंबर्स को, और आपको ये नहीं पता हो कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तब आप मॉड लगाते हो। समझ में आया, तो अभी मुझे नहीं पता है कि कौन सी साइड बड़ी है कौन सी छोटी है, इस वजह से मॉड लगा हुआ है, तो उसको टेंशन मत लीजिए। सबसे पहला रूल आपके सामने ये रहा, a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन बी बराबर c अपॉन साइन सी बराबर 2 कैपिटल R। अभी इस फैक्टर को मत देखिएगा, ना ही मैं आपका ध्यान इस पे ले जाना चाह रहा हूं। अभी सिर्फ आप इतने ही फैक्टर को देखो। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कौन है सर, साइड्स। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कौन सा है सर, एंगल्स। क्या मेरी बात समझ में आई, तो दिस इज कॉल्ड एज साइन रूल। क्या बोलते हैं इसको, साइन रूल। ये ध्यान रखिएगा प्लीज। इससे आप एक चीज और भी कर सकते हैं, जैसे कि जब मैं इसको इसके बराबर लिखूंगा, ध्यान सुनना, तो आप साइड ए की जगह एंगल ए ला सकते हैं, और एंगल ए की जगह आप साइड ए ला सकते हो। आगे चलकर अगर मैं आपसे कभी बोलूं कि भैया साइड ए की जगह मुझे एंगल ए चाहिए, साइड ए, साइड तो लेंथ हो गई, मुझे चाहिए एंगल ए, तो समझ जाना आपको मैं रखने के लिए बोल रहा हूं ए की जगह ये वाला पूरा तामझाम, साइड की जगह एंगल आ गया। कभी कभी बोलूंगा कि मुझे एंगल की जगह साइड चाहिए, तो आप इसकी जगह ये रखोगे, और ये और कुछ नहीं है, यही लिखा हुआ है। समझ में आया। नाउ नो नीड टू से प्रूफ बताने का टाइम नहीं है बेटा, वरना प्रूफ इनका बहुत आसान ही है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। प्रूफ बताने बैठूंगा तो मैं सवालों तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, और ये जो है इसका तो बहुत आसान है। आप कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करते हो, सभी प्रूफ आसान है। इससे परपेंडिकुलर डालो, कोई भी रैंडम परपेंडिकुलर डाल दो, ये वाला एंगल बी है, सामने वाली साइड बी है, ये वाला एंगल सी है, सामने वाली साइड सी है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में तू लगा दे कौन सा फॉर्मूला, साइन सी का फॉर्मूला लगा। सर इसको अगर आप बोलते हो डी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डी इसका मिड पॉइंट है, ये कोई नया परपेंडिकुलर है, हमें नहीं पता मिड पॉइंट है कि नहीं, तो साइन सी का फॉर्मूला हो जाएगा ए डी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बी। अब इसी ट्रायंगल में, इस बगल वाले राइट एंगल ट्रायंगल में साइन बी का फॉर्मूला लगा दे, सामने देखते रहना। सर ये हो जाएगा ए डी
अपॉन सी परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूज सी है। यहां से अगर मैं तुझसे एडी की लेंथ पूछूं तो तू बोलेगा एडी की लेंथ आ रही है सर सी साइन बी, और अगर मैं यहां से एडी की लेंथ पूछूं तो इधर भेजो इसको, ये आ जाएगा सर बी साइन सी। एडी एडी सेम है, इन दोनों को बराबर कर दे। इन दोनों को बराबर करने के बाद में साइन सी को नीचे इधर, साइन बी को नीचे इधर, तो बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी आ गया। ये वाला पार्ट ट्रू हो गया। वैसे ही अगर आप ये वाली परपेंडिकुलर डालोगे तो ये वाला पार्ट भी ट्रू हो जाएगा। ऐसे करके इसको प्रूव किया जाता है। समझ में आया? हाँ, सनी कुमार जी बोल रहे हैं कि कैपिटल आर क्या है। अभी थोड़ी देर पहले बोला था, इस पे ध्यान मत दो, अभी उस पर आऊंगा। कैपिटल आर बेटा सरकम रेडियस है, ठीक है। हाँ, अब सर ये सरकम रेडियस क्या होती है, तो बस उसी पे तो आऊंगा, घबराना। क्या इतना क्लियर है पहला रूल? अच्छा, एक और मजे की बात बताता हूं। फॉर्मूले और इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला, बट जिस पे, अरे भाई हर्ष कुमार, सनी कुमार, ये जो कुमार कुमार हैं, अक्षय कुमार के फैन फॉलोवर्स, एक बार रुक जाओ। क्या आपको बताई हुई बात नहीं समझ में आती कि कैपिटल आर पे मैं आऊंगा, समझाऊंगा, सरकम रेडियस बना के दिखाऊंगा? थोड़ी देर के लिए रुक जा भाई, और अगर नहीं रुका जाता तो ये ले, काम खत्म। बस ये इतना ही बराबर होता है, बस। ठीक है, बार बार एक ही चीज पूछे जा रहे हो कि सर कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, तो ये सवाल इतना ही लिखो भैया। ठीक है, और क्या है सर, आप अपनी समस्याएं खुद ही बढ़ा रहे हो हमें ज्यादा पढ़ा पढ़ा के। आप यहां कैपिटल आर लिखते ही नहीं तो हम पूछते क्या? तो ले, अब देख, अब दिख रही है कैपिटल आर? नहीं, काम खत्म। बाकी लोग सामने ध्यान दे। जो जो इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, टू बी वेरी फ्रैंक मुझे भी नहीं याद रहती कि कितनी कितनी है, बहुत है। ये ट्रायंगल, वो ट्रायंगल, इसकी लेंथ, उसकी लेंथ, बट जिस पे स्टार लगाता जा रहा हूं, चाहे कुछ हो जाए वो तो याद करनी ही करनी। जैसे सबसे आसान सर ये साइन रूल, आपको जानकर बिल्कुल विश्वास हो जाना चाहिए कि सर जेई मेंस में कुछ सवाल आए हैं, जिसको पूरा चैप्टर पता हो कि नहीं पता हो, जिसको केवल ये रूल पता हो, उसका बेड़ा पार हो गया था। तो अब कोई बोलेगी सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं पढ़ूंगा। सर एसओटी तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसमें इतने ज्यादा फॉर्मूले, 5 किलो है फॉर्मूले। सारे पेजेस पे लिख लोगे ना फॉर्मूले और उन पेजेस का वजन करोगे तो 5 किलो वजन आएगा, इतने फॉर्मूले हैं। सर मैं तो नहीं याद कर सकता। अबे ये तो कर, जितना कर सकता है उतना तो कर, तू सारा ही छोड़ दे रहा है। तो सारा छोड़ना इज नॉट ए समझदारी। ठीक है, हाँ जी, चुपके से फिर लिख देता हूं और लो स्लाइड बदल देता हूं। अगला फॉर्मूला सर कोसाइन रूल, समझ में आया? अगला कौन सा है? कोसाइन रूल। साइन रूल में क्या था? ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी बराबर 2r। हाँ है ना? नाउ ठीक है, ये रहा। नाउ सर कोसाइन रूल क्या है, मैं आपको लगा के दिखाता हूं, समझाऊंगा, ध्यान सुनना, याद भी हो जाएगा। एक राइट मतलब सॉरी राइट नहीं, एक कोई सा भी ट्रायंगल बना लो। ठीक है, इसके सामने वाली साइड ए, सामने वाली साइड बी, इधर वाली सामने वाली साइड सी। अब अगर मैं बोलूं कि ये वाला एंगल ए है, बिल्कुल सही, तो जब आपको तीनों साइड पता हो, जब आपको तीनों साइड्स पता हो, दीपक कुमार जी बोल रहे हैं सर ये मैथ की इनऑर्गेनिक लगती है। वाह, तुझे वो भी नहीं समझ में आई, ये भी नहीं आएगी, ज्यादा टेंशन ना ले, घबराना। जब आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता हो तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। तीनों साइड्स पता होने के बाद आप कोई सा भी एंगल निकाल सकते हैं, यही इसकी मजेदार चीज है। सर लगाते कैसे हैं वो बताइए? तो कॉस ए लिखने का तरीका होगा, जो एंगल आप लिख रहे हो, जिस पर वैल्यू निकाल रहे हो, वो जो जिन दो साइड्स के बीच में बन रहा है, पहले उनके स्क्वायर्स का सम जोड़ दो। बेसिकली ये तीन तीन दिख रहे हैं आपको, एक ही याद करना है, दूसरा सिमेट्री से बाय डिफॉल्ट खुद याद हो जाएगा, क्या घबराते हो? तो सर एंगल ए जो है वो बी और सी के बीच में बन रहा है, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, सामने वाली साइड का स्क्वायर घटा दीजिए अपॉन 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लीकेशन जिनके बीच में वो बन रहा है। ठीक है, अब यहां आ जाओ। कोई बोला कि सर अगर मान लो इसी तरीके से मुझे कॉस सी लिखना होता तो, खुद सोच क्या किया मैंने, जिसके बीच में ये बन रहा है ए और बी के बीच में, पहले उनके स्क्वायर्स का सम। ठीक है, मतलब अगर यहां पर साइड सी है तो वो माइनस में जाएगी, यहां पर एंगल ए है तो साइड ए माइनस में लिखी जाती है, बाकी दोनों साइड्स एडिशन में लिखी जाती है। यहां पर एंगल सी है तो साइड सी माइनस के बाद लिखी जाएगी, बाकी दोनों बची हुई साइड्स को ऐड करके लिखना है, और डिवाइडेड बाय इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट नीचे आता है 2 के साथ, है ना? इसी प्रकार अगर मैं आपको cos b लिखने के लिए बोल दूं,
सर अगर एंगल आपने बी लिया है तो साइड होगी स्मॉल बी और वो माइनस में लिखी जाएगी। बाकी कौन सी साइड बच गई सर? ए और सी, उनके स्क्वायर्स का एडिशन डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट, साथ में एक 2। तो मेरे ख्याल से कोसाइन फॉर्मूला आपको याद हो गया अच्छे से। कोई परेशानी है तो बताओ, है ना? इज दिस क्लियर? अरे बोलो कुछ। हाँ याद करना है बेटा, याद करना है। अब आ जाइए टेंजेंट फॉर्मूले पे। और नो नीड टू से कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कौन है? एंगल्स। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कौन सा है? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कौन से हैं सर? साइड्स। समझ में आई मेरी बात? वो स्टैंडर्ड है, एक बार बता दिया, जहां जहां पर लिखे हुए दिखे वो सारे। तो अच्छा, स्टार लगाना भूल गया हूं। एक स्टार मैंने इस पे लगाया, एक मैं इस पे लगा रहा हूं, ठीक है? बस ये और ये बस देख लीजिए, ये होता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देख लो, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी बराबर ए। अगर ए लिख रहे हो तो यहां पे बी, एंगल बी और एंगल सी, और साइड बी और साइड सी आएगी इस तरफ। अगर आप साइड बी लिख रहे हो तो यहां पर एंगल सी और एंगल ए आएंगे, और साइड सी और साइड ए आएंगे। सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, इस तरीके से चलता है ये। और इन दोनों पे मैंने स्टार नहीं लगाया, मतलब इनको आप थोड़ा सा बैक फुट पे रख सकते हो, जो कि नहीं पता हो तो भी काम चला देंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बचपन में बताया गया था। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे लिखते हो मुझे थोड़ा समझाइए। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लिखते हैं हाफ बेस इनटू हाइट से। अच्छा, अब आपको यह पता है कि ये बेस और हाइट रिलेटिव टर्म होती है ना? बेस और हाइट क्या होती है? रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म मतलब आप जरूरी नहीं कि हर बार, तभी मैंने इस ट्रायंगल को टेढ़ा किया है, क्योंकि जब ये ट्रायंगल ऐसा बना होता है तो सबको बेस सिर्फ यही दिखाई देता है, क्योंकि सर ये टिका हुआ है, यही बेस है। अबे नहीं, बेस कुछ भी हो सकता है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो। बट रिलेटिव टर्म का मतलब है कि अगर आप बेस ये वाला ले रहे हो इस फॉर्मूले में, तो हाइट इसके परपेंडिकुलर वाली लेना। तो मतलब इसका जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डेल्टा से। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। और हाफ, अगर आप बेस लिख रहे हो बीसी, तो हाइट लिखी जाएगी h1। फिर कोई बोले सर मैं तो बेस लूंगा ए बी, तो मैंने बोला इसके परपेंडिकुलर वाली हाइट ले, कोई दिक्कत नहीं है, लिख ले, सेम आएगा आंसर। इसके परपेंडिकुलर वाली हाइट ये वाली, इसको बोल रहा हूं h2। तो इसी एरिया को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, हाफ। अगर कोई बोले कि बेस ए बी है तो इसके परपेंडिकुलर वाली हाइट इज h2। क्या मेरी बात समझ में आई? इतनी है ना? तो आप कैसे भी लिख दो। तो एरिया लिखने का एक तरीका जो हमें बचपन में ही सिखा दिया गया था, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब आप जाइए आप अगले तरीके पे। डेल्टा समझ गए ना? डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को। तो एरिया अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, सारे एक ही ट्रायंगल के एरिया लिख रहा हूं। अब जरा देखना, ये जो दूसरे वाला पार्ट है उसको याद करवाता हूं। ये क्या बोलता है? मान लो कोई ट्रायंगल है, जैसे आपने बोला ट्रायंगल एबीसी, सामने वाली साइड ए, इसके अपोजिट वाली साइड बी, इसके अपोजिट वाली साइड सी। मैं पूछता हूं कि ये वाला जो एंगल है कैपिटल सी, हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल सी जो एंगल है वो किन दो साइड्स के बीच में बन रहा है? कैपिटल सी जो एंगल है वो किन दोनों साइड्स के बीच में बन रहा है सर? ए और बी। जरा देखना एरिया लिखने का तरीका, हाफ, जिन दोनों साइड्स के बीच में ये एंगल बन रहा है, अगर आप इस एंगल को इस्तेमाल करना चाहते हो तो उन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करो और उस एंगल पर साइन की वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर दो। तो a इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय साइन सी। फिर कोई बोला कि सर ये वाला एंगल a है, मैं तो एरिया इन दोनों को यूज करके लिखूंगा, दैट इज हाफ। b और c के बीच में एंगल a बन रहा है, तो b और c को मल्टीप्लाई किया, एंगल a की जगह हमने लिख दिया साइन a। समझ में आया? बीच वाले एंगल, साइड्स को मल्टीप्लाई करना है, बीच वाले एंगल पर साइन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली सर यहां पर अगर ये एंगल b है तो इसको क्या लिखोगे? हाफ, इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट दैट इज a इंटू सी, बीच में आ रहा है एंगल b, तो ये हो जाएगा साइन b। तो ये एरिया लिखने का इंपॉर्टेंट तरीका, और इस पे मैं जरूर स्टार लगाना चाहूंगा। ये काम आता है, ध्यान रखना, ये काम आता है भाई। ठीक है, इसको याद कर लीजिए।
पहले वाला मैं नहीं बोल रहा हूं याद करने, वो सबको पता है, दूसरे वाले याद करेंगे। सर ये तीसरे वाला तो आपने बचपन की याद दिला दी, कौन सा फॉर्मूला? हीरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, एस क्या है यहां पर लिखूं या काम चला दोगे? क्या पता है? पता है तो हाथ उठाओ। एस क्या होता है इस फॉर्मूले में? अरे भोपाल वालों सो गए क्या? इस फॉर्मूले में एस क्या होता है भाई साहब? ऐसे ना करो यार। ठीक है, एक हद तक मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, उससे नीचे थोड़ा नहीं जा पाऊंगा। सेमी पेरीमीटर का नाम सुना है? वो छोड़ो, तुमने 8वीं कक्षा का नाम सुना है? 8th क्लास किसी को बोलते सुना हो मोहल्ले में कि मैं 8th क्लास में पढ़ता हूं? सुना है? सही से बताओ। 9th क्लास का सुना है? और फिर उसमें कोई चैप्टर सुना है मैथ्स करके? वो चैप्टर क्या, सब्जेक्ट, कि यार ये मैथ्स मैथ्स चिल्लाता है, समझ में कमी आती है वो लोगों को, सुना? क्योंकि अगर ये दोनों नाम सुने हैं ना अगर, तो ये भी सुना हो। थोड़ा कानों पे और दिमाग पे जोर डालो। हीरॉन्स फॉर्मूला नहीं सुना? भोपाल वालों एक बार माइक उठा लो जरा। हीरॉन्स फॉर्मूला नहीं सुना? नाम छोड़, नाम को मारो गोली। ये कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ दिखा? कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है, लॉक ना किया जाए सर। अबे यार ऐसे मत करो महाराज, ये नहीं चलेगा। क्योंकि मैं तुम्हें यहां की बातें बता रहा हूं, ये मानते हुए कि तुम्हें यहां की बातें थोड़ी थोड़ी पता होंगी। ऑल्दो यहां की जो बता रहा हूं उनमें समझाऊंगा कि उनको कैसे लगाते हैं, बट कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो सत्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये हीरॉन्स फॉर्मूला होता है बेटा, ये भी एरिया निकालने के काम आता है। एस होता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है सारी साइड्स का सम, और सेमी पेरीमीटर होता है सारी साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। समझ गए? और डायरेक्टली आप अगर इसमें रखते हो तो आपके पास एरिया आ जाता है। चलिए, नहीं पता तो आज के बाद ध्यान रखिएगा प्लीज। समझ में आया? सेमी पेरीमीटर बोलते हैं बेटा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एरिया ऐसे भी लिखा जाता है। सर ये वाला फॉर्मूला कब लगाएं? जब साइड्स इन्वॉल्व हो और साथ में एंगल आपको दे रखा हो। ये फॉर्मूला कब लगाएं? जब सारी साइड्स दे रखी हो। और इसके आगे अब फिर चिल्लाने लगोगे सर ये कौन है कैपिटल आर? तो चाहो तो इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख दो, वरना ये फॉर्मूला कहां से आया मैं बता देता हूं। आपने थोड़ी देर पहले बोला था सी अपॉन साइन सी किसके बराबर होता है बेटा? 2r के बराबर, यही था। यहां से अगर मैं आपसे साइन सी की वैल्यू पूछता हूं तो आप बोलोगे सी अपॉन 2r। तो अगर इस साइन सी की जगह मैं सी अपॉन 2r लिख दूं, और सर ये सी अपॉन 2r आप कहां से लेके आए? यहां से। साइन सी की जगह सी अपॉन 2r, और अगर मैं ये लिख दूं तो यहां पे देख ध्यान से, ए बी सी 2 इंटू 2 4 अपॉन आर। तो यही फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। परफेक्टली सिंपल है ना? नाउ ये वाली चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, फिर से मैं आप पे स्टार लगाने की बात करूं तो सर ये रहा स्टार और ये रहा स्टार। ठीक है, एरिया हमेशा एस स्क्वायर अपॉन 3 रूट 3 से कम होता है। सर व्हाट इज एस? ये लिखा हुआ सेमी पेरीमीटर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब सर ये कहां से आया? इससे कम होता है, ये आता है AMGM इनइक्वालिटी से, तो वहां नहीं जाते हैं, वो आपको सिखा भी रखी है। ठीक है, बट ये आता है जो मैक्सिमम एरिया आता है वो तब आता है जब एरिया इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब एरिया ट्राइंगल का हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है आप चाहो तो याद कर सकते हो, वरना इग्नोर भी कर सकते हो। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका एरिया कैसे लिखते हैं? कोई बताना चाहेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, अरे यहीं पुट कर दो यार। ए दोनों ए हो जाएंगे, इक्विलेटर तो दोनों ए। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइन सी, सी कितना होगा? एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। सर यहां पर √3/2, यहां पर ए √3/2 इंटू 1/2 √3/4 ए इंटू ए स्क्वायर। तो सर एरिया इज √3/4 ए स्क्वायर। इसका ध्यान रखना भाई। और ये सिर्फ किस में लगाओगे? जब ट्राइंगल इक्विलेटरल हो। बहुत बढ़िया, अर्चित जी हैं, केतन गुप्ता जी हैं, और रोशन कुमार हैं ऐप पर, अरीन हैं, शाबाश बेटा अरीन, बहुत बढ़िया। ठीक है, नवीन अग्रवाल हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सब एरिया ही लिखे हुए हैं, लिखे अलग अलग ढंग से हुए हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। चलिए जी,
इसके बाद में हम चलते हैं बेसिक बेसिक सवालों पे सीधा सीधा, ठीक है। और मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है, कि हम कैसे सवाल को अप्रोच करें। जैसे कि सबसे पहले आप क्या करो, इसमें भी डायग्राम बना लो, और इसमें एक बार हर बार एक ही डायग्राम बनेगा। कौन से वाला सर? ये वाला। सामने वाली साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी। बस इसमें से जो जो जानकारी दे रखी है उसको भर दो, भर दो मतलब फिल कर दो, ठीक है सर। नाउ हेलो हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर ही रखिएगा भाई, क्योंकि गाड़ी थोड़े से उबड़ खूबड़ रास्तों से गुजर रही है, तो ध्यान से अगर आप रोड पे देखते रहोगे तो एक्सीडेंट से बचे रहोगे। एबीसी इज इन ट्रायंगल, बहुत बढ़िया। एंगल्स आर इन एपी, वाह सर, जो ये जो एंगल्स है ना ये एपी में है। मैंने कहा वाह, लिख ले इसको बस, जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है। ए रेशो बी दे रखा है 1:3, और जो सी की साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। सी कौन साइड हो जाएगी? ये वाली। और ए अपॉन बी, अगर ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड बी है तो ए इज टू बी दे रखा है। देन एरिया पूछा है उसने, क्या पूछा है? एरिया। ठीक है, तैयार हो आप लोग? ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो कभी भी हाँ, आपको कभी भी इस चैप्टर में एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स कभी एपी में दिखे तो इसका मतलब है बीच वाला जो एंगल लिखा हुआ है वो 60 डिग्री है। सर कैसे 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 समझा दो? देखो इधर, जादू देखना बेटा। a प्लस बी प्लस सी हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री, चाहे ये एपी में हो चाहे ना हो, ये थिंग अलग है ना। सर हमें ये सिखाया गया कि जब 3 लोग एपी में हो तो बीच वाले का दुगना, बाकी दोनों के सम के बराबर। क्या ये बात पता है? जी सर बिल्कुल। अब मैं आपको बोलूं कि ए और सी की जगह अगर आप 2b रख दो, a प्लस सी की जगह 2b रख दो, तो यहां पर पहले से एक b बैठा था, ये आ गया 180 डिग्री, तो 3b बराबर 180 डिग्री, b बराबर 60 डिग्री। समझ में आया? तो कभी भी अगर वो, इसको आप एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हो, अगर वो कभी बोलता है कि 3 लोग हैं, 3 ट्राइंगल्स के एंगल हैं, स्टार, हैश और फाई, ये एपी में है, ये और ये एंगल्स ऑफ ट्रायंगल भी है, तो ये जो बीच वाला है ना इसकी वैल्यू 60 डिग्री होगी। क्या मेरी बात समझ गए? है ना? बिल्कुल सही। तो भैया हमें ये एक और चीज पता चली, भरो इसको तुरंत, जो एंगल बी है वो 60 डिग्री है। सर लो, सर कितना मजा आ जाएगा अगर हमें कोई ये वाला एंगल, ये वाली साइड लेंथ बता दे, क्योंकि आपने अभी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना सिखाया कि जो 2 साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा हो, जैसे कि मुझे एरिया आधा तो दिख गया, आप लोगों को दिखा कि नहीं दिखा बताना जरा। एरिया इज हाफ, ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड, दैट इज 4 इंटू ए, और बीच में बनने वाले एंगल पर साइन की वैल्यू दैट इज साइन 60 डिग्री। सर एरिया से हम एक कदम दूर हैं, दैट इज हमें साइड ए की लेंथ चाहिए। क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आया? अब साइड ए की लेंथ निकालने पर दिमाग लगाओ, आपके पास कोसाइन फॉर्मूला है, साइन फॉर्मूला है, इधर उधर के सारे फॉर्मूलाज हैं, लगाओ दिमाग जितना लगा सकते हो, क्योंकि मेन काम वही है। हमेशा सबसे पहले सोचने का तरीका बता रहा हूं, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, कुछ कुछ साइड्स और कुछ कुछ एंगल हो। सर ये कुछ कुछ साइड्स और कुछ कुछ एंगल का मतलब आप हमें थोड़ा डिटेल में बता दो। अब जैसे इस ट्रायंगल को देख जो अभी बना हुआ है तेरे सामने, क्या आपको सारी साइड्स पता है? नो सर। क्या आपको सारे एंगल्स पता है? नो सर। क्या पता है? सर एक आधा तो एंगल पता है और एक आधी साइड पता है। तो कुछ कुछ साइड कुछ कुछ एंगल्स पता हो तो तुरंत जंप करें कौन से रूल पर? सबसे पहला रूल कौन सा? साइन रूल। क्या बोलता है साइन रूल? और अब तक ये याद हो जाना चाहिए था क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। सर a अपॉन साइन a बराबर b अपॉन साइन b बराबर c अपॉन साइन c। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, बट जब आप रूल लगाओगे तो किन्हीं दो को ही बराबर करोगे ना। 3 वाली इक्वेशन तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी कि आप कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो जिसमें 2 बराबर के निशान चल रहे हैं। तो एट ए टाइम सर हम फोकस तो इसी पे ही करेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए क्या लिखा हुआ है। सर a इस b को इधर डिवाइड कर दे,
वाह, ए अपॉन बी यहां लिखा हुआ है सर साइन ए अपॉन साइन बी। काम खत्म। कैसे? ए अपॉन बी आपको दे रखा है, ए अपॉन बी दे रखा है बेटा 1/√3। देख लो, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ए अपॉन बी इज 1/√3। सर साइन ए नहीं पता, साइन बी पता है 60 डिग्री। अच्छा, तो वहां पे 1/√3, ये साइन 60 डिग्री को उधर लेके जा, दैट इज √3/2। सर यहां आ जाएगा साइन ए, दिख रहा होगा ये हाफ लिखा हुआ है, तो यहां से डायरेक्टली ए जो है दैट इज 30 डिग्री, है ना। ए जो है वो कितना आ गया बेटा 30 डिग्री। समझ में आया ए 30 डिग्री कैसे आया? बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐप वाले लोग भी थम्स अप भेजो यार, तुम्हारे थम्स अप मेरे तक पहुंच नहीं रहे हैं, या पता नहीं तुम लोग भेज नहीं रहे हो शायद। सर अभी भी हमारे पास साइड ए तो नहीं निकल के आई, आप तो एंगल ए निकाल के बैठ गए। मैंने कहा सही बोल रहा है एकदम, थोड़ा सा और सोच, दिमाग पे जोर डाल, मजा आ जाएगा। एक बात बता, अगर आपको एक ट्रायंगल में 2 एंगल्स पता हो तो इसका मतलब आपको तीनों एंगल्स पता हैं। कितने लोगों को यह बात दिखाई दी कि सर दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना। अरे दो का सम अगर 30 डिग्री 30 + 60 दैट इज 90, तो दूसरे तीसरे वाला भी एंगल 90। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर, बस यार। ओ भाई हेलो बॉडी, देखना जरा, इसको और इसको बराबर कर। सर ए अपॉन साइन ए, जैसा कि आपने बोला ये तीनों बराबर होते हैं, बट जब आप इक्वेशन में जाओगे तो किन्हीं 2 को बराबर रखोगे। ए अपॉन साइन ए क्या सी अपॉन साइन सी के बराबर होता है? सर आपके दिमाग में ये कैसे आया? क्योंकि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पता है, सवाल में ये दे रखा है, ये मैंने निकाल लिया, तो काम खत्म, साइड ए आ गई। किसका इंतजार कर रहे हो? किसका है ये तुमको इंतजार, बताओ ना। अबे काम खत्म हो गया, काहे ऐसे आंखें फाड़ के देख रहे हो? ए बराबर, सर सी की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, साइन सी कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री वो होता है बेटा 1। बहुत बढ़िया। और सर यहां पर आप साइन ए लिखोगे, साइन ए कितना होता है 30 डिग्री, कितना होता है? अरे साइन ए मतलब साइन 30 डिग्री, दैट इज हाफ। कितने लोगों को ए की वैल्यू 2 दिखाई दी? सही सी बताइएगा प्लीज। सर ये लिखा हुआ है 4 इंटू साइन 60 डिग्री इज √3/2। फाइनल आंसर आ गया सर 2√3। ऑप्शन सी इज करेक्ट, है ना। अब एक बार इस बात को ध्यान से देखो, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, मैं भी तुम्हारी जगह बेंचेस पर बैठा हूं, मुझे भी ये चैप्टर, अब तो मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, इतनी बार पढ़ा चुका हूं, तो मुझे पता होता है कि सवाल कैसे करने हैं या फिर कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा। बट एज ए बच्चा या स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे ये चैप्टर बहुत ज्यादा बोरिंग, बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा बेहुदा लगता था। क्यों सर? क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मूले हैं, कौन सा कहां फिट होगा वो भी आपको कम से कम 500 सवाल सॉल्व करने के बाद में पता चलेगा। ऐसे नहीं कोई बता सकता। कोई अगर आपको बता रहा है कि बेटा ये फॉर्मूला हमेशा यहां लग जाएगा, तो वो झूठ बोल रहा है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। समझ में आया? तो फॉर्मूला कौन सा कहां लगेगा वो तो प्रैक्टिस बताएगी, और कोई डायरेक्ट बता ही नहीं सकता। क्योंकि अगर ऐसा कोई बता दे तो फिर इतने लंबे लंबे लेक्चर लेने की कहां जरूरत है सर। एक दिन बैठो तसल्ली से, 5 घंटे की क्लास लो, हमें बता दो कि कौन से सवाल पे कौन सा फॉर्मूला हमेशा लगेगा, उसके आगे हम देख लेंगे। समझ में आया? बट इन सब के बावजूद इस चैप्टर में एक अच्छी बात है, और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जितने भी खतरनाक खतरनाक चैप्टर हुए हैं उनसे जेईई मेन जो है वो एकदम चिंटू कैंडी क्वेश्चन पूछता है। पहली चीज, अगर इस चैप्टर से खतरनाक सवाल आ गया तो चाहे इसको मेन कोर्स में अगर 2 साल भी पढ़ता तब भी वो खतरनाक सवाल एक बार तेरे को हिला जाता, बोले ये क्या पूछ लिया। समझ में? जिसको तुम टॉपर सोचते हो। तो सर अभी भी हमारी तैयारी तो वैसे ही कमजोर है, तो मैं आपका ध्यान सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि कोई चैप्टर अगर डिफिकल्ट आए तो हम क्या करते हैं, उस पूरे का ही बंडल बना के खिड़की से बाहर, वो गलत है। क्योंकि अगर मान लो यही सेम सवाल तुम्हारे, ज्यादा कुछ नहीं, वो 9 को हटाकर 22 करना है बस, यहाँ पे ये सवाल आ जाए और तुम छोड़ आओ, तो इसमें फॉर्मूले लगे क्या, एक एपी का पता होना चाहिए, एक साइन रूल पता होना चाहिए। ये आगे गया ही नहीं चैप्टर में, पहले पहले फॉर्मूले पे सवाल बना के आपको पकड़ा दिया और आप छोड़ के गए हुए थे, हो गया ना धोखा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि हर चैप्टर को मत छोड़ देना, और किसी चैप्टर को पूरा तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कोई बोले सर कॉम्प्लेक्स नंबर आपने इतना पढ़ाया, मुझे तो डिफिकल्ट लगता है। अबे कुछ तो समझ में आया होगा उसमें, वो तो पढ़।
क्योंकि मेंस वाले ऐसे सवाल पूछते हैं कई बारी, बोले ये क्या पूछ लिया, ये तो मजाक कर रहा है वो, तो मजाक तुम्हारे साथ ना हो जाए। तो साइन रूल, कोसाइन रूल, बेसिक बेसिक रूल, छोटी छोटी बातें वो याद रखिए। हाई फाई बातें बाद में देखेंगे सर, याद रही तो ठीक, नहीं याद रही तो वो आप वैसे ही भूल जाएंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, तो इससे डरो मत, और जितना डरोगे उतना और डराएगा ये, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, साइड वाइड पूछ रहा है बस। अगला सवाल, थोड़ा दिमाग लगाओ, जितनी बातें बताइए, कितनी बातें बताइए मैंने, 4-5 बातें तो बताइए ज्यादा ज्यादा। और जिसमें से भी उन 2 बॉक्स पे तो मैंने स्टार लगाया नहीं था, वो जो बड़े बड़े भयंकर दिख रहे थे, तुम्हारा काम और कम कर दिया। इन दोनों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, इनको तो मैं हटा हुआ मान के चल रहा हूं। तो बची हुई बातों को तुम नहीं ध्यान रख सकते यार, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। चलिए, थोड़ा सोचो और फिर रिएक्ट करो। पहले डायग्राम बना के सारी चीजें फिल कर लो कि आपको क्या क्या बता दिया उसने सवाल में। सर अब की बार तो कुछ नहीं बताया। और एक और चीज, अब की बार साइड्स एपी में दे रखी हैं, आप कौन सी चीज कहां लगाते हो उससे पहले दिमाग को एक बार थोड़ा खुरेद लेना। सर आपने अभी थोड़ी देर पहला एपी हो तो बीच वाला एंगल 60 डिग्री होता है, वो एंगल्स के लिए था, ये साइड्स हैं। ठीक है भाई साहब, चलिए। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन एपी, मतलब सर ये जो साइड्स है ना ए बी और सी, ये एपी में है। ठीक है। द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा एंगल सबसे छोटे वाले का दुगना है। सर कौन सा बड़ा एंगल कौन सा छोटा, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है। चाहे आप एंगल ए को सबसे बड़ा मान लो, एंगल सी को सबसे छोटा मान लो, चाहे एंगल बी को सबसे बड़ा मान लो, एंगल सी को सबसे छोटा मान लो, क्योंकि वो ये नहीं पूछ रहा कि ए बी सी की वैल्यू बताओ, वो तो साइड्स की रेशियो पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, ये जो 3 नंबर्स थे उनमें मान लिया कि साइड ए सबसे बड़ी, साइड बी उससे छोटी, साइड सी उससे छोटी, ये हमने मान लिया। आप चाहो तो साइड बी को सबसे बड़ा मान सकते हो, उससे कोई परेशानी होगी नहीं आप। ठीक है। अब अगर मैं आपको ट्राइंगल बनाने के लिए बोलता हूं, ध्यान सुनिएगा प्लीज। ठीक है, ये रहा वर्टेक्स ए, ये रहा बी, ये रहा सी, इसमें सबसे बड़ी साइड ए है, तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा है ये बताओ, बोलो। लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है भाई? सर अगर सबसे बड़ी साइड ए है तो इसके अपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटी साइड अगर सी है तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा? सर सबसे छोटे वाले एंगल के सामने वाली साइड, दैट इज सी। ठीक है, ये बात समझ में आती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हाँ जी। अब उसने क्या इंफॉर्मेशन दी मुझे बताइएगा प्लीज, क्या जानकारी दी? बोल रहा है कि जो सबसे बड़ा एंगल है ना ए, वो सबसे छोटे एंगल का दुगना है। ठीक है सर, हो काहे टेंशन ले रहे हो? ये एक इंफॉर्मेशन उसने हमें और दे दी। क्या सिचुएशन कंट्रोल में ही है क्या, या आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? सर कंट्रोल में चल रही है बढ़िया से। देन रेशियो ऑफ साइड्स लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल, मतलब आपको ए इज टू बी इज टू सी बताना है। ठीक है, चलिए जी। अब ये जानकारी, एक ये जानकारी, इसके बेसिस पे खेल खेलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, मेरी बात ध्यान सुनना, जब भी आपको एंगल्स की इंफॉर्मेशन दी जाए तो आपके पास बाय डिफॉल्ट क्लास 6 से चलती आ रही एक इक्वेशन पता होनी चाहिए कि सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता ही होता है। बहुत बढ़िया सर, ए की जगह अगर आप 2c रख दोगे तो यहां पे आ जाएगा 2c प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। सर बी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 3c, मतलब आप बी बोल सकते हो दैट इज पाई माइनस सी, सॉरी पाई माइनस 3c। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, जो जो जानकारी मुझे मिलती जा रही है मैं उस पे क्या बनाता जा रहा हूं, बॉक्स। चलिए जी, अब चलते हैं आगे। है ना? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपके पास 3 नंबर्स एपी में हो तो क्या बताया था रिलेशन, बीच वाले का दुगना बाकी दोनों के सम के बराबर। बस इन्हीं तीनों से खेल हो जाएगा, इससे, इससे और इससे।
अब मैं आपको बोल रहा हूं दैट इज, मुझे यहां पर साइड्स दिखाई दे रही हैं, इनकी जगह एंगल्स लेके आओ। ये बात थोड़ी देर पहले बोली थी कि जब मैं बोलूं साइड्स की जगह एंगल लेके आओ तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मुझे यहां पर इस स्मॉल बी की जगह साइन बी दिखना चाहिए। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, आपने बताया a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी बराबर 2r। आप अगर b की जगह साइन b देखना चाहते हो तो आप यहां लिख सकते हो 2 इंटू, यहां पे क्या लिखोगे 2r साइन b। देखते रहना आराम आराम से, 2r साइन b। इसकी जगह आप क्या देखोगे भाई, सर a की जगह हम देखेंगे 2r साइन a, और c की जगह आप क्या देखोगे 2r साइन c। r से घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज r तो पिक्चर में है ही नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो है। लो सर गायब, ये क्या लिखा हुआ है 2 साइन b बराबर साइन a प्लस साइन c, है ना। अब मेरी बात ध्यान से, इत्मीनान से, ईमानदारी से सुनते जाना। सर b की जगह क्या हम पाई माइनस 3c लिख सकते हैं? ऑलवेज रिमेंबर, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बात बताई थी ये बन गई है इक्वेशन। इसको सॉल्व करते वक्त मेक एंगल सेम, अगर हो सके तो एंगल को बराबर बनाओ। बन सकता है सर अब की बार, कैसे? b की जगह पाई माइनस 3c लिख दो, सर a की जगह 2c लिख दो, एंगल a की जगह 2c लिख दो, और यहां पे लिख दो साइन c। यहां से मुझे आप एंगल c की वैल्यू बता दो, काम खत्म। फिर ये सवाल अपने आप दम तोड़ देगा, क्योंकि एंगल c अगर आ गया तो एंगल b आ जाएगा, एंगल b अगर आ गया तो एंगल a आ जाएगा। कैसे? क्योंकि देखना खुद, एंगल अगर तुमने c बता दिया तो एंगल b आ गया, एंगल c बता दिया तो एंगल a आ गया। सर आप लगता है सवाल गलत पढ़ लिया। मैंने पूछा क्यों? बोले उसने तो साइड्स का रेशियो पूछा है, आप एंगल एंगल चिल्लाए जा रहे हो। तो एक चमत्कारी चीज ध्यान सुनना, कितने लोगों को यह बात समझ में आती है? ईमानदारी से समझ में आती है तो ही हाथ उठाना, वरना मत उठाना। क्या ये सही लिखा हुआ है कि उसने साइड्स का रेशियो पूछा, आप साइन ए साइन बी साइन सी का रेशियो निकाल दो? क्यों? क्योंकि यहां पर a की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है सर 2r साइन a, यहां पर 2r साइन b, यहां पर 2r साइन c, और 2r तीनों में कॉमन फैक्टर है, रेशियो में उड़ा दो, काम खत्म। तो साइन ए साइन बी साइन सी का ही हमारा एक्चुअल जवाब है। अब समझ में आया कि मैं एंगल एंगल काहे चिल्ला रहा हूं? अब जवाब बताइए आपके हवाले वतन साथियों, इनफैक्ट सवाल साथियों। इंदौर वाले भाई साहब रेड जैकेट पेन चला लीजिए, हाँ तभी सॉल्व हो पाएगा। अच्छा चलो मैं आपकी मदद करता हूं, देखते रहना। सर ये लिखा हुआ है 2 साइन 3c, और यहां लिखा हुआ है 2 साइन c, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन c। सर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कोई बताना चाहेगा क्या? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कल लिखवाया था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और 2 को अंदर भेज के, तो सर ये हो जाएगा 6 साइन थीटा या 6 साइन, ठीक है, 6 साइन सी माइनस 8 साइन क्यूब सी। यहां लिखा हुआ है 2 साइन सी कॉस सी प्लस साइन सी। आपको एक बढ़िया चीज दिखाई दे रही होगी, साइन सी साइन सी साइन सी और साइन सी गया, जो बचा उसमें से आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज 6 माइनस 8 साइन स्क्वायर सी बराबर, यहां देखना जरा, 2 कॉस सी प्लस 1, 2 कॉस सी प्लस 1। तो जैसा कि आपने हमें पिछले लेक्चर में सिखाया था कि अगर आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो एंगल सेम होने के साथ साथ फंक्शन भी सेम होना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं भाई साहब, साइन स्क्वायर सी की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी को लेके आओ, सुनते जाना और इनफैक्ट सामने ही देखते रहना भाई। नाउ ये लिखा हुआ है बेटा 6 माइनस 8 प्लस 8 कॉस स्क्वायर सी बराबर 2 कॉस सी प्लस 1। सारी टर्म्स एक तरफ, 8 कॉस स्क्वायर सी, ये इधर आएगा तो माइनस 2 कॉस सी,
और ये लिखा हुआ है बेटा 2, वो भी नेगेटिव का, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3, है ना। वो -2 और ये +1 इधर है तो जाएगा -3। सबको दिखाई दे रहा है बेटा। 8 × 3 24 होता है। ऐसे कौन से दो नंबर्स होते हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 24 आए और डिफरेंस 2 आ जाए या -2 आ जाए? तो 6 और 4। तो सर 8 cos² c माइनस इसको लिखो 6 cos c प्लस 4 cos c -3। इस पूरे से आप 2 cos c कॉमन ले लो। 4 cos c -3 प्लस 1, 4 cos c -3 बराबर 0। यहां से आप देखोगे तो 2 cos c प्लस 1, और इसको देखकर घबराना मत, आप एक क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो, है ना। यहां से cos c की वैल्यू आई -12 और यहां से cos c की वैल्यू आई 3/4। इन दोनों में से एक हटेगी, एक रुकेगी, एक हटेगी और एक रुकेगी। जल्दी से बताओ किसको हटाऊं, है ना। सर आप इसको हटा दीजिए। क्यों? लॉजिक बताता हूं। क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब है जो सी है वो कौन से क्वाड्रेंट से होगा? जो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं वो दो ही क्वाड्रेंट में होते हैं, या तो फर्स्ट या सेकंड, या एक्यूट या ऑब्ट्यूज। अगर इसमें वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब सी जो है वो ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री से बड़ा है। चलो सर क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं होते क्या? मैंने कहा होते हैं। अब तू एक अपने दिमाग में कोई एंगल इमेजिन कर जो 90 डिग्री से बड़ा हो। अगर सी की ही वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी होगी तो बता ए की वैल्यू भी सर वो तो उसकी दुगनी है। तो मतलब आपके पास एक ट्रायंगल में दो दो ऐसे एंगल हो गए, इनफैक्ट 3-3, ठीक है। तो तीसरे को मारो गोली। दो दो ऐसे एंगल कभी नहीं होते जो ऑब्ट्यूज हो, एक ही एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है। क्योंकि अगर दोनों ही ऑब्ट्यूज हो गए तो उनका सम 180 डिग्री नहीं आएगा, उससे ज्यादा आ जाएगा। समझ में आया क्या लॉजिक है इसको हटाने का? तो सी ऑब्ट्यूज होगा, इस वजह से इसको हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट। ये ठीक है सर, ये ठीक है, ये एक्सेप्टेड। अच्छा फटाफट, अगर cos c ये है तो sin c बता दे फटाफट। सर ये हो जाएगा 3/4। ध्यान सुनना, 16 में से 9 गए, दैट इज √7। हाँ बहुत सारे लोग पता नहीं किस बात की जल्दबाजी में होते हैं। अच्छा cos c 3/4 तो sin c सर 4/5। अरे भाई इतना ज्यादा रटना नहीं होता है गणित को। ये 3/4 अलग सिचुएशन है। तो 3 यहां, 4 यहां, 16 में से 9 गए, 7 आएगा उसका रूट ये, तो ये आ जाएगा √7/4। तो सर अब जवाब धीरे धीरे बनने लगा है, ठीक है। अब हम जवाब के पास पहुंचे तो ये वाली जो वैल्यू है बेटा ये आ गई, ओहो, ये वाली जो वैल्यू है ये आ गई √7/4, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत है? घबराना मत। सर फिर ये साइन बी और साइन ए कैसे निकालें? वो तो आपने बताया नहीं। यहां से निकलेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं साइन ए कैसे निकालोगे, व्हाट अबाउट साइन ए? तो सर a बराबर 2c है, तो साइन a बराबर साइन 2c होगा। वेरी गुड, वेल एंड वेयर, बहुत बढ़िया, फेयर एकदम। अच्छा 2 साइन c cos c भी होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, इसका फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। साइन c आपने अभी निकाला सर √7/4, ये रहा। cos c आप पहले ही निकाले बैठे हो। अरे वाह, जे कितना आ गया? सर 3√7/8। ये वाली वैल्यू आ गई बेटा 3√7/8। इस पूरी इक्वेशन को 8/√7 से मल्टीप्लाई करना, तो यहां आएगा 3, यहां आएगा 2। सबसे पहले 3 और लास्ट में 2। 8/√7 से नहीं सर, अब बीच वाला भी पता करना पड़ेगा। अब आप ये साइन बी कहां से पता करोगे वो बता दो बस। साइन बी दिख रहा है? यहां से मत जाना क्योंकि यहां से लेंदी पड़ेगा। आप यहां पे से चिपका दो सारा का मामला। साइन बी यहां से निकाल लेते हैं। मैंने पूछा कितना आएगा? साइन ए प्लस साइन सी, ठीक है। तो यहां से निकाल लेते हैं 2 साइन बी। साइन ए कितना है बेटा? ये रहा 3√7/8। बेटा साइन सी कितना है सर? √7/4, जिसको 2√7/8 भी लिख सकते हो आप। √7/4 लिखो या ऐसे लिखो। तो ये कितना आ गया सर? ये आ गया 5√7/8। मैंने पूछा साइन बी की वैल्यू बता, सिर्फ कितनी आ गई? सर 2 से डिवाइड कर दो।
5√7/16, ये आ गई साइन बी की वैल्यू। तो ये वाली जो वैल्यू है दिस इज 5√7/16। अगर आपको ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर √7 सब में दिखाई दे रहा है, उड़ा दो। रेशियो की बात हो रही है, रेशियो की बात हो रही है, उड़ा दीजिए। और सर ये डिनोमिनेटर में 8, 16 और 4 दिखाई दे रहा है, तो कितने लोगों को आंसर दिखाई दिया? अब रेशियो खुद बता दो यार। अरे इसको देखकर पूरी इक्वेशन को चाहो तो 16/√7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर आप इसको 16/√7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6, 16/√7 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 5, और इसको 16/√7 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 4। 654 के रेशियो में है सर। 654 एक साथ कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? ऑप्शन ए। अब ये मत बोल देना कि सर आपका जवाब तो 654 आ रहा है, वहां पर उसने 456 लिखा हुआ है, तो वहां पे उसने ये थोड़ी बोला है कि कौन सी साइड कौन है। मैंने तो ये एबीसी का रेशियो निकाला है, हो सकता है उसने बीसीए का लिख दिया हो। समझ में आएगा नहीं समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? बोलो ना। अब इसमें अगर मैं बोलूं तो फॉर्मूला कोई हाई फाई नहीं लगा, बट छोटे छोटे दिमाग बहुत सारे लगे। कहां लगा कोई फॉर्मूला? कहां मैंने कहां बोला कि ये एसओटी है? बस हाँ एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए, साइन रूल फिर से यहां काम आया, यहां से यहां जाते वक्त। बाकी सब तो कॉमन सेंस है जो आपको ऑलरेडी पता है। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए। यस और नो जल्दी से बताइएगा प्लीज। एक और जल्दी से जल्दी से जल्दी से, आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं, आपको घबराना नहीं है। अभिषेक नारायण जी कुछ पूछना चाह रहे हैं ऐप पर, बोलो बेटा। सर एंगल बी आपने कैसे निकाला? कहां पर है एंगल बी? महाराज कहां निकाल दिया बी यार? इतनी लेट पूछेगा तो कैसे याद रहेगा? देख इधर, एंगल बी यहां से निकाला यार। कहां से? यहां से। ये रहा 2 साइन बी बराबर साइन ए प्लस साइन सी है। मुझे साइन ए पता है, साइन सी पता है, तो इसमें वैल्यू पुट की बस, यहां से निकाला है। चलिए जी फटाफट ये जवाब चाहता हूं मैं, आप दे ही दे, इसमें पीछे मत हटिएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस, मतलब a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है, उसके बाद में जवाब। जल्दी 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 सभी लोग। एक इंसान पूछ रहा है कि सर आपने इसमें से यहां से √7 और ये कहां चले गए? तो बेटा जब रेशियो में कोई चीजें होती हैं तो आप उन सभी में से अगर आपको कोई कॉमन नंबर दिखाई दे, आप उन सभी नंबर्स को कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब आपको कोई बोले कि 3 नंबर्स हैं जिनका रेशियो आ रहा है 1:2:3, तो आप ये रेशियो 1:2:3 बोलने की जगह आप 2:4:6 भी बोल सकते हो, चलेगा। आपने इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप ये रेशियो जो है ये आप 11:22:33 भी बोल सकते हो, एक ही बात है। समझ में आया? हम रेशियो जो है वो इंटीजर्स के टर्म्स में बताते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर ये रेशियो आ गया, बट ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर बनाने के लिए मुझे √7 हटाना पड़ेगा। √7 हटाने के लिए आपने जैसा कि बोला आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो बेटा 1/√7 से मल्टीप्लाई कर, यहां आ जाएगा 3/8।
यहां आ जाएगा 5/16, यहां आ जाएगा बेटा 1/4। सर अभी भी ये इंटीजर नहीं बने, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जहां पर ये डिनोमिनेटर से 8, 16 और 4 हट जाए। तो अब मैंने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हाँ यही समझा रहा हूं अभिषेक नारायण जी, ध्यान से सुनो। सर अगर आप इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर एक 2 आएगा, यहां पे 5 बचेगा, यहां 4 आएगा, तो 6, 5 और 4 रेशियो में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो या किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। क्या सोच के करते हैं कि नंबर जो पीछे बचे वो इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है भाई साहब। चलिए मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी और इस सवाल में इतना टाइम नहीं है। आपको जवाब कोई बताना चाहेगा कि जल्दी से? चलिए सर, दो का सम तो बहुत बढ़िया, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 120। कितने लोगों को दिखाई दिया एंगल सी इज 180 माइनस 120? बोले तो 60 डिग्री। एंगल सी तो ये हो गया सर, ये और ये देर का, अरे यार, अरे यार, बहुत बढ़िया। कैसे सर, कैसे? यूजुअल नोटेशन वाला वर्ड आपको दिखाई दिया क्या? हाँ सर दिख गया अच्छे से। चलो सर ये रहा, ध्यान सुनना भाई, ये रहा एंगल ए, ये वर्टेक्स ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये वाला एंगल आपने निकाला 60 डिग्री। सबको समझ में आता है बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है। और अगर आप बोल रहे हो कि बी प्लस सी ही, सॉरी ए प्लस बी 120 है, तो सी पक्का 60 डिग्री होगा। इसकी तो आपने वैल्यू ही दे दी सर, साइड ए दैट इज √3+1 और साइड बी आपने दे दी √3-1। क्या पूछा आपसे? एंगल ए इज टू एंगल बी पूछा है। अब एक बार बताओ, कुछ कुछ साइड्स कुछ कुछ एंगल्स, कुछ कुछ साइड्स कुछ कुछ एंगल्स। चलिए यहां से गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना। हाँ कौन सा रूल? ज्यादा हाई फाई जा ही नहीं रहे हैं, ज्यादा हाई फाई जा ही नहीं रहे हैं। ऑल्दो आप चाहो तो ये साइड निकाल सकते हो कोसाइन फॉर्मूला लगाकर, ए बी साइड निकाली जा सकती है, बट वो नहीं निकालेंगे। हम कौन से रूल को यूज करेंगे सर? ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। क्या क्या पता है सारा भर दो इसमें। सर हमें साइड ए पता है और एंगल ए नहीं पता है, हमें साइड बी पता है, एंगल बी नहीं पता है, हमें साइड सी नहीं पता है, वो भी नहीं पता, ठीक है। एंगल सी पता है सर। अब की बार मैंने पूछा एंगल सी कितना है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री में ये आ जाएगा √3/2, आया ना? अरे कुछ तो बोलो। बहुत बढ़िया। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज साइन बी, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, साइन बी की वैल्यू बता सी के टर्म्स में। साइन बी यहां गया, 2c डिनोमिनेटर में आया, √3 ऊपर। इन दोनों को बराबर करके आराम से अपने हाथ से कैलकुलेशन करके देखनी है तो तेरी इच्छा है। साइन बी यहां, 2c नीचे, √3-1 यहां, √3 ऊपर। इन दोनों को इक्वेट करके बता, इन दोनों को इक्वेट करके यहां से साइन ए की वैल्यू क्या होगी? सर यहां से आप बोल सकते हो √3+1 ऊपर, और ये जो 2c है ये डिनोमिनेटर में, और ये जो भाई साहब है ये यहां जाएंगे। आया ना? ठीक है, ये अब आ जाओ इधर। सर एक बात बताओ, बताओ, चाहो तो सीधा सीधा काम चल जाएगा, एंगल ए इज टू एंगल बी, वरना आपको यहां पर एक चीज दिखाई दे रही है, ए प्लस बी जो है वो इसके बराबर है, 120 डिग्री के बराबर। बहुत बढ़िया। कितने लोग मुझे साइन ए अपॉन साइन बी बता सकते हैं? साइन ए को साइन बी से डिवाइड करो तो √3/2c, √3/2c चला गया, √3+1/√3-1 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? डिवाइड करने के बाद आराम से देख लो। अरे बोलो कुछ। नाउ आगे सोच सकते हो इसके।
थोड़ा सा और, √3 + 1 √3 - 1। मेरी बात ध्यान सुनना, आप लोगों ने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का नाम सुना है क्या कभी? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो टाइप्स कुछ नहीं सुना? बहुत जल्दी से सुनते हैं, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है, नोट करके कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी प्यार से बोलते हैं इसको बेटा। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपको कभी पता चले कि x/y p/q के बराबर है, तो जब भी आपको बोले, जैसे आपको कई बार बोला जाता है ना, इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इक्वेशन में दोनों तरफ +1 कर दो, इक्वेशन में 5 जोड़ दो, समझ में आएगी नहीं समझ में आए, इस टाइप की चीजें। तो वैसे ही आप क्या करें, दोनों तरफ C एंड D लगा दें, लगा सकते हैं, ध्यान रखना। सर अब हमें रिजल्ट पे ध्यान देना है कि रिजल्ट कैसे लगाया जाता है इस एक्सप्रेशन पर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने के बाद में। तो आप क्या करेंगे, x में y जोड़ दो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दीजिए, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटा दीजिए। ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लाके जोड़ दिया, और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटाओ, x + y/x - y। सेम सिचुएशन राइट साइड में कर दो। न्यूमरेटर कौन है p, डिनोमिनेटर कौन है q। सर p में q लाके जोड़ दो और p में से q घटा दो। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने के बाद ये सिचुएशन आ जाती है। समझ में आएगी नहीं समझ में आया? है ना, कोई दिक्कत है? बस यही काम यहां करना है। अब मैंने बोला आपको दिख रहा है x/y और यहां पर p/q। बहुत बढ़िया सर, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना, जरा C एंड D लगा दे, या फिर एक काम करते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं, और सर जगह बनाने के लिए अगले ही पेज पे चलते हैं। हमें बोला गया कि sin A/sin B इज √3 + 1 √3 - 1। मैंने बोला इस पे C एंड D लगाओ, अभी अभी ताजा ताजा सीखा है सर। क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दो और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटा दो। यही सेम काम राइट साइड में भी करो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ा, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटाया। क्या आपको यह बात समझ में आया? हाँ सर, क्या दिक्कत है? इधर क्या लिखा हुआ जरा बोलना, -1 गया 2 √3, और सर √3 गया -1 - -1 दैट इज 2, 2 गया सर, यहां बचा √3। ध्यान से सुनना बात, सर sin C + sin D का फॉर्मूला सुना है क्या? कल ही सुना था, 2 sin A + B/2 cos of A - B/2। वाओ, ठीक है सर। sin C - sin D का फॉर्मूला बिल्कुल सही, 2 sin of A - B/2 cos of A + B/2। आपको इस फॉर्मूले पे हां भरनी ही भरनी पड़ेगी, बिकॉज ये बता चुका हूं। अब आपको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि A + B 120 डिग्री है, तो A + B/2 कितना हो जाएगा सर? 60 डिग्री। सर ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। सुनना जरा ध्यान से, 2 और 2 गया, अगला स्टेप sin 60 डिग्री √3/2। ऊपर लिखा हुआ बेटा cos के अंदर थीटा, cot के अंदर सॉरी cos θ/sin θ, वो होता है बेटा cot थीटा, और थीटा है A - B/2। ठीक है, cos के अंदर एंगल, sin के अंदर सेम एंगल, तो cos/sin होता है cot, वही वाला एंगल। sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू सर 1/2। क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है? नो सर, और बराबर में √3 एज इट इज चला जा रहा है। काटा पीटी पे ध्यान देंगे, 2 गया, √3 गया, यहां से आपको पता चला कि cot ऑफ A - B/2 जो है वो आ रहा है 1। अच्छा, cot में कौन सा एंगल रखें कि एंगल वैल्यू आए 1? सर 45 डिग्री, 45 जिसको आप बोलोगे। वाह भाई वाह, जो एंगल की जगह रखा हुआ है उसको बोलो 45। तो यहां से आपको पता चलेगा कि A - B जो है दैट इज 90 डिग्री। A - B कितना आ रहा है बेटा? 90 डिग्री। और अभी अभी जो उसने सवाल में जानकारी खुद हमें देके भेजी है वो है A + B। ये दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा 2A बराबर 210। अगर मैं पूछूं A बराबर
ए बराबर एंगल ए कितना हो गया सर 105। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं एंगल बी कितना हो जाएगा, किसी भी एक में रख दे यार, एंगल बी हो जाएगा सर 50, है ना। 105 में कितना जोड़ूंगी वो, हाँ 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 ठीक है, ये ठीक है। अब ए इज टू बी का रेशो पूछ रहा है यार, ए इज टू बी का रेशो मतलब 105/15 पूछ रहा है सर। ऊपर नीचे उड़ाते हैं, दैट इज 3 सॉरी 5 2 जा 10, ठीक है हाँ, और ये 21, नीचे कितना आ जाएगा 3, और सर ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 1, तो रेशियो इज 7:1। कोई परेशानी है किसी को? दिस इज बेसिक्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। समझ में आया? आसान आसान फॉर्मूले और छोटी मोटी कैलकुलेशन तो जी चलेगी, मेरे ख्याल से समझ में आता है। अब जो इससे पहले वाला पार्ट बताया, जेई मेंस में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आई एम नॉट सेइंग तुम्हें फुसलाने के लिए बहलाने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि इसी से ही सवाल आएगा, नहीं जी, मैक्सिमम सवाल इस पार्ट से आते हैं जितना आपने 2-4 छोटे छोटे फॉर्मूले देखे। इस चैप्टर में बहुत सारी जानकारियां हैं और उन जानकारियों का नंबर अब स्टार्ट होता है। मेरी बात ध्यान सुनना। जैसे कि सर इसमें टोटल हमारे पास 4 सेंटर होते हैं। कितने सेंटर होते हैं ट्रायंगल के लिए बेटा? 4 सेंटर होते हैं। और वो सेंटर कौन कौन से होते हैं अब सुनते जाना। अच्छा, ये जो बता रहा हूं अब जो जानकारी, वो जानकारी जो है इसी तरीके से एक चार्ट पे आप बनाएंगे, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ इसी चैप्टर तक सीमित नहीं है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपको तंग करेगी। आगे चलकर होले से एक सवाल में लिख देगा सर मुझे स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से आती है, बहुत आसान चैप्टर है, बट स्ट्रेट लाइन में एक सवाल में पूछा गया कि ऑर्थो सेंटर ये होता है, या फिर ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट बताओ। अब जिसको ये नहीं पता कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है तो कोऑर्डिनेट किसके निकालोगे? तो अब जो जानकारी बता रहा हूं ध्यान सुनना। सर इसके कितने सेंटर होते हैं? 4। कौन कौन सा? एक होता है बेटा सेंटरॉइड, जिसको प्यार से रिप्रेजेंट करते हैं जी से। एक होता है बेटा ऑर्थो सेंटर, अभी जो मैंने नाम लिया, जिसको प्यार से रिप्रेजेंट करते हैं एच से। यूजुअल नोटेशंस कैपिटल जी कैपिटल एच, ठीक है हाँ। फिर आता है बेटा सरकम सेंटर। क्या आता है? सरकम सेंटर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। और फिर एक आता है इन सेंटर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आई से, ठीक है। सेंटर में बहुत सारे लोग CENTER लिखते हैं और CENTRE मैं लिखता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सर ये जो सेंट्रॉइड होता है ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। जहां पर मीडियंस एक दूसरे को काटती हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। सर ये क्या होता है? दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। जहां पर ऑल्टीट्यूड्स एक दूसरे को काटेंगी, सर ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। हाँ अच्छा सर ये लोग कौन होते हैं उस पे आता हूं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI समझ गए ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। अब एक मजेदार चीज देखो, हाँ देखो देखो देखो, ठीक है। अब पहले बात करते हैं मीडियन की। ये रहा ट्रायंगल ए, ये रहा ट्रायंगल बी, ये रहा ट्रायंगल सी। बनने में या दिखने में आपको ये ट्रायंगल इक्विलेटर लग रहा होगा, ठीक है। बनने में या दिखने में ये ट्रायंगल आपको इक्विलेटर लग रहा होगा। ना ही कभी आप और ना ही कभी मेरा बनाया हुआ कोई फिगर या फिर आपका खुद का बनाया हुआ फिगर उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल तब तक मत मानना जब तक सवाल में बोला ना जाए। समझ में आया? तो मेरी बात समझ गए होंगे ना। ऑल्टीट्यूड सबसे पहली बात आती है सर, ये इंसान, ये मीडियंस कौन सी होती हैं? तो मीडियंस होती है बेटा जी ये वर्टेक्स ए से जो आपको मीडियन ड्रॉ करनी है, आप सामने वाले साइड का मिड पॉइंट खींचें या मिड पॉइंट ड्रॉ करें। मिड पॉइंट मतलब सर सामने वाली साइड का मिड पॉइंट। अब एक लाइन बनाओ जो इसको ऐसे ज्वाइन करती हो, ठीक है। वैसे सर कितनी मीडियन आएंगी? जब वर्टेक्स 3 है तो मीडियन भी 3 आएंगी। वर्टेक्स बी से खींची गई मीडियन कौन सी होगी? तो पहले सामने वाली साइड का मिड पॉइंट बना ले ई, ये और ये बराबर। अब बी और ई को ज्वाइन कर दे। तो ये जो सफेद वाली लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये है मीडियन। सी से खींची गई मीडियन कौन सी होगी? सामने वाली साइड का मिड पॉइंट ड्रॉ कर ले, डी ई मान लेते हैं एफ।
और इनको बोलते हैं मीडियन, और ये मीडियन जहां पर तीनों एक दूसरे को काटती हैं उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, तो सेंट्रोइड आपको चमकता हुआ दिख रहा है, मीडियन आपको दिख गई। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा। सबसे पहली जानकारी 2:1 के रेशियो में होते हैं। 2:1 मतलब हर एक मीडियन पे, 3 मीडियन है, तीनों मीडियन पे आपको सेंट्रोइड बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, और वो इसको पूरी लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। जानकारी नंबर 1। जानकारी नंबर 2, दैट इज लेंथ ऑफ मीडियन। लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए से खींची गई मीडियन की लेंथ, इसको ऐसे लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है, मीडियन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए। इसका आंसर आता है बेटा 1/2 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स बी, अब ध्यान सुनना, जब आपने वर्टेक्स ए से मीडियन ड्रॉ की तो ये वाली दूरी थी ए, सामने वाली साइड, ये वाली साइड थी बी ट्राइंगल के लिए, और ये वाली साइड थी सी। और मैं यहां पर वही जानकारी लिखूंगा जो आपको याद रहनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ये साइड थी सर, ये समझ में आता है बात? अगर आप ए से खींची गई मीडियन की लेंथ ऐसे लिखते हो तो बी से हम अपने आप संभाल लेंगे। मैंने पूछा कैसे? रूट और हाफ तो पहले से आएगा। तो जब आप ए से खींच रहे हो तो माइनस ए स्क्वायर इधर है और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ 2 है, तो सर पहले तो रूट और हाफ ये तो लिख दो, यहां पर भी 2 फिट कर दो। बी से खींच रहे हो तो माइनस बी स्क्वायर यहां आएगा, अंदर कौन कौन आएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स सी, हाफ और रूट एज इट इज, सी से खींची है तो माइनस सी स्क्वायर, और यहां पे आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये है हमारे पास सेंट्रॉइड के लिए जानकारी। ये पूरी जानकारी किसके लिए बनाई है मैंने? सेंट्रॉइड के लिए। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। अब जो सवाल मैंने आपको यहां ले जाकर छोड़ा था, जिसका मैंने बोला था कि आज जवाब आपको पता चल जाएगा, वो ये रहा। कहां गया? ये रहा, ताजा ताजा अभी एक फॉर्मूला सीखा सर, मुझे इस x की लेंथ बता दो, और ये x क्या है? ये सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल का मीडियन वाला पार्ट यहां से उठाया गया। मीडियन की लेंथ बताओ, ध्यान सुनना। अच्छा, अब आपने ये मीडियन कौन से वर्टेक्स से खींची है सर? सर दिस इज द मीडियन, जो x है दैट इज द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स b। अब आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सर ये कितना आ जाएगा? 1/2 अंडर रूट ऑफ, ध्यान सुनना, अगर आप b यहां लिख रहे हो तो माइनस बी स्क्वायर यहां आता है, 2 के साथ ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है। अब शुरू हो जाइए वैल्यू पुट करनी। क्या आप मुझे जवाब बता सकते हैं? बहुत बढ़िया सर, इसमें से ए बी सी कौन से हैं? अभी अभी सीखा है, बता तो दो। वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड ए, वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड सी, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड कंप्लीट बी। लेंथ बता दीजिए फटाफट। सर ए का स्क्वायर 25 प्लस सी का स्क्वायर 49 माइनस बी का स्क्वायर 36। बताना जरा ये कितना आ रहा है? क्योंकि अगर x आ गया तो, अगर x आ गया तो आपके पास h भी आ जाए। एक 112 कितना होता है सर? 1112 होता है 4 2 जा 8। अच्छा यहाँ पे 112 है ना, 32 हो जाएगा फिर, एंड 32 इज 28 ही आ रहा है। जरा देखना, ये क्या गड़बड़ हो रही है?
ये पूरी वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करने में, बताना जरा एक बार, एक्स की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। अरे भाई साहब ये वैल्यू कितनी आ रही है ये पूछ रहा हूं। 2√7 देखना जरा, 25 + 49 कितना हो गया, 74 × 2 कितना हो गया, 148 - 36 कितना हो गया, 112 का रूट कितना हो गया, 4√7। हाँ तो 4√7 आया तो ये कितनी आ जाएगी, 2√7 आया ना। ठीक है जी, अगर ये 2√7 आ रहा है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, तो h कितना आएगा वो बताओ। अच्छा मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था, मुझे लगा कि ऑप्शन में कोई मैच ही नहीं कर रहा। h आ जाएगा सर, x की जगह 2√7 रख दो, काम खत्म। (2√21/3) 2√21 √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ताकि नीचे मुझे 3 दिखाई दे। 2/3 √21, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, यहां पर मैंने आपको क्यों रोका था समझ में आ गया, बिकॉज मुझे ये फॉर्मूला बताना था। दिस इज द लेंथ ऑफ मीडियन, ये अगर पता होता है तो आप इस सवाल का जवाब ऐसे लिख देते तुरंत। मेरे ख्याल से कोई परेशानी होगी नहीं, और अगर कोई परेशानी है तो वो धीरे धीरे हट जाएगी, ज्यादा घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, घबराइए नहीं। इसमें अभी मैंने सिर्फ सेंट्रॉइड बताया है, 3 सेंटर और बचे हैं और 2 सर्कल और बचे हैं। सेंटर 4 होते हैं, सर्कल 2 ही होते हैं। ठीक है जी, वो सारे बताऊंगा अगली क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे कल। कल आपकी कोई छुट्टी नहीं है, ध्यान रखिएगा, कल आपकी क्लास है। और कल हम बात करेंगे कौन से की, स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे, और ये सब चीजें जो बता रहा हूं ये उसमें भी यूज होती हैं, तो इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा। सेंट्रॉइड बता दिया, इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो बता दी, सारों की कंबाइंड प्रॉपर्टीज लिखवा के फिर आगे चलेंगे। ठीक है जी, चलिए चलिए जी, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई करें। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है फटाफट। ठीक है, बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ हाँ, रुक रुक रुक, बोल। सबकी क्लास है बेटा, छुट्टी नहीं है आपकी, मतलब जैसी रेगुलर क्लासेस होती है ना वैसे दोनों क्लास होंगी। थैंक यू सर। दोनों दोनों, ठीक है, थैंक यू बेटा। सनी कुमार जी पूछ रहे हैं ऐप पर कि सर इनवर्स ट्रिग्रो कब पढ़ाओगे। इनवर्स ट्रिग्रो के लिए बेटा अलग से दिन डिसाइड किए गए हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का ये जो पार्ट आपने एक साथ पढ़ा ये क्लास 11th का पार्ट है, अब हम क्लास 12th वाला पार्ट जब 12th स्टार्ट होगी तब पढ़ेंगे। और कुछ पूछना चाह रहा है क्या? मोहम्मद यासिर खान पूछ रहे हैं सर कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री पढ़ाई, आप ध्यान से देखो, लोकस वाले सवाल, मॉड वॉड देखना सिखाना। ठीक है, हाँ, उसके आगे तुम सोच रहे हो कि सर आपने रोटेशन वाले कॉन्सेप्ट, या फिर कि वो दो ये सेमी सर्कल कब बनता है, आर्क कब बनती है, तो इसकी बात हम जब एडवांस की तैयारी करेंगे तब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर इज स्ट्रेट लाइन। आपका जो प्लानर है वो ऐप में अपलोडेड है, आप प्लानर देख सकते हो, एज इट इज हम डिट्टो उसी के साथ चल रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर इज स्ट्रेट लाइन। एक पूछा सर मॉड्यूल करूं या सिंगेज करूं। मॉड्यूल ही कर बेटा, सबसे पहले तो नोट्स कर, फिर डीपीपी कर, फिर मॉड्यूल कर। ठीक है, हाँ। सर रैंकर्स टेस्ट सीरीज लूं क्या? पहले एक बार अपने सब्जेक्ट पे कमांड ला, रैंकर्स की टेस्ट सीरीज बाद में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एक पूछ रहा है शायरी, हाँ तो सुना दो बेटा, कमेंट्स में शायरी सुना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम शायरी उसी दिन सुनाएंगे जिस दिन यहाँ पे तुम सब लोग सामने दिखाई दोगे, फिर सुनाएंगे, घबराइए नहीं। ऐसे अब मैं अकेला ही शायरी बोलूं, तुम लोग दिख नहीं रहे हो तो मजा नहीं आता। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, कल मुलाकात होगी, बाय बाय।